ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? अरे, ठीक है, मैंने माइक। अब ठीक है, अब तो नहीं हो रहा इको? कल की तरह इको तो नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में एक बार हुआ और ठीक है, दोबारा ठीक है, नहीं हाँ, वो मुझसे गलती से माइक ऑन हो गया था यहाँ का। ठीक है, ठीक है। हुआ। अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हेल्थ वाला पार्ट कवर करेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन है ना। आपको पता है हमारे इंडिया का एक मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जो मंगलयान के, एक मिनट में इसकी screen हाँ, जो मंगलयान के नाम से फेमस था। 2014 में हमने लॉन्च किया था उसके अराउंड। इसे मूवी बनी थी, आप सबने देखी होगी। तो वो ये इट हैज नाउ लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड स्टेशन ब्रिंगिंग एन एंड टू हिज लाइफ ऑफ 8 ईयर। ये जब लॉन्च किया गया था तब कुछ महीनों के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद इसका लाइफ साइकिल बढ़ा दिया गया था। तो अब जाकर इसका लाइफ साइकिल एंड हुआ और इसने अपना कम्युनिकेशन तोड़ दिया। अब ठीक है, थोड़ा सा मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में जान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है। ऑब्जेक्टिव थे टू एक्सप्लोर मार्शियन सरफेस, उसकी मिनरलोजी, मॉर्फोलॉजी, एटमॉस्फेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेक्नोलॉजी की बात करें, डेवलप करें टेक्नोलॉजी ताकि हम और भी इंटर प्लेनेटरी मिशन है जो कर सके, क्योंकि मार्स हमारे नियरेस्ट है ना अर्थ के बाद। तो वहां पे पहले हमने भेजा, वहां पे चेक किया कि अगर हम क्या उसके अराउंड घूम सकते हैं, ऑर्बिट कर सकते हैं, ताकि हम और भी डीपर स्पेस मिशन कर सकें। अब इसके फैक्ट्स क्या क्या? लॉन्च किससे किया गया था? पीएसएलवी C-25 से लॉन्च किया गया था। इसे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहते हैं, जो पीएसएलवी है ना। अब आई थिंक ये 46 या 47, नहीं, आई थिंक 51 तक पहुंच चुका है ना। इसने 51 आई थिंक मिशन कर लिया अब तक पीएसएलवी ने। तो इसलिए इसको वर्क हाउस ऑफ इसरो कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे डिटेल इसका, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी वगैरह का। फिर ठीक है, इसने इंडिया को पहला एशियन कंट्री बनाया और फोर्थ इन वर्ल्ड आफ्टर रशिया, यूएस, यू टू गेट टू द प्लेनेट। ठीक है, फिर ठीक है, 850 kg फैक्ट है ये सब। ठीक है, इसने क्या किया? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को इसने, जो बेंगलुरु में था, उसके साथ इसको ट्रैक करते थे हम। ठीक है, फिर पेलोड थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन कौन से थे। तो पहला था मार्स कलर कैमरा, फिर था लाइमैन अल्फा फोटोमीटर। तो ये थोड़ा सा अनोखा सा नाम है, ये थोड़ा आ सकता है आपको ना, कि सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, है ना। तो आप पता होना चाहिए ये मार्स ऑर्बिटर मिशन से रिलेटेड है। और इसका काम था स्टडी करना रेशो ऑफ ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम क्या है? बेसिकली आइसोटोप है हाइड्रोजन का ही। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे H1H1 रहता है, इसका इसका मास ज्यादा रहता है। एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसका मास थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन के। तो ये हो गया। फिर ठीक है, बस बेसिकली ये ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के रेशो को पता करने के लिए था। फिर नेक्स्ट इज थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये ठीक है, इंफ्रारेड इमेजिंग वगैरह करेगा स्पेक्ट्रोमीटर के साथ। ये तो नाम से ही जाहिर होता है कि मार्स पे था। और ये मीथेन सेंसर, ये भी इस हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन में ही थी। ठीक है, इन्होंने बेसिकली बोलते हैं ना कि मार्स पे मीथेन बहुत है, तो वही सब चीजें थी। इट विल स्कैन द इंटायर मार्शियन डिस्क विद इन 6 मिनट, है ना, ये सब चीजें थी। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हमने क्या क्या की? तो सबसे पहले तो हमने कंपोजिशन ऑफ एक्सोस्फीयर का, उसका हमने जो उसका एटमॉस्फेयर था उसकी हमने कंपोजिशन फाइंड कर ली। इट फोटोग्राफ जो उसका एक नेचुरल सैटेलाइट है डीमोस, जो मार्स का एक नेचुरल सैटेलाइट है डीमोस, उसको हमने फोटोग्राफ किया। एंड मिशन ने फिर वहां के जो मार्शियन पोलर आइस कैप है इनको भी हमने फोटोग्राफ किया। ठीक है, इसका तो आ सकता है कि आइस कैप है वहां पे, हाँ आइस कैप है वहां पे। और अदर मिशन कौन कौन से हो चुके हैं हाल फिलहाल में? परसिवरेंस है नासा का, यूएसए का, ये एक हमारा ऑर्बिटर मिशन है। फिर होप मिशन था यूएई का, जो मिडिल ईस्ट का पहला मिशन था, है ना, लूनर की बात करें। तियानवेन 1 है चाइना का, और ये मार्स मून एक्सप्लोरेशन MMX मिशन जापान का। ठीक है, अब थोड़ा सा पीएसएलवी की बात करते हैं। पीएसएलवी देखिए थर्ड जनरेशन व्हीकल है हमारा। इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें वो बता दूंगा। पहली सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से रहती है, ऐसे करके 4 स्टेजेस में। इसे वर्क हाउस ऑफ इसरो कहते हैं। और ये सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए भी काम आता है। अब ये रही कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज है सॉलिड मोटर की, सेकंड स्टेज है लिक्विड लिक्विड इंजन वाली, थर्ड है फिर से सॉलिड रॉकेट मोटर, और फोर्थ है फिर से लिक्विड इंजन वाली। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड ऐसे ऐसे इसकी करके अरेंजमेंट है। उसके बाद फिर जो नासा का परसिवरेंस रोवर था, देखो इसके नाम में रोवर है, तो ये ऑर्बिटल मिशन नहीं था। ठीक है, जो ये हमारा मोम था ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये ऑर्बिटल मिशन था। मतलब हमने मार्स पे लैंडिंग की, उसके ऑर्बिट में घूमते रहे, फोटोज ली, ये सब लिया। लेकिन जो परसिवरेंस है ये उसका, और इसने लैंड भी किया वहां पे, क्योंकि रोवर अपना छोड़ेगा ना तभी लैंड करेगा। तो ये याद रखिए कि ये ऑर्बिटल नहीं, ये लैंडिंग मिशन था जो परसिवरेंस था। फिर ठीक है, इन्होंने मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन किया, वो सब ठीक है। अब इन्होंने किया क्या ना, ये परसिवरेंस जब वापस आया ना, तो वहां की रॉक का सैंपल लेके आया, जिसे उन्होंने टाइटेनियम ट्यूब में कंटेन करके रख दिया। ठीक है, अभी इग्नेस रॉक था जिसका सैंपल कलेक्ट किया गया था मार्स के जिरेजो क्रेटर से, जो उसके कोल्ड, जिसे हम ये बोलते हैं साउथ सिएटा। ठीक है, कुछ साउथ लोकेशन से लेके आएंगे, तो वहां से कुछ इन्होंने नाम रख दिया साउथ सिएटा। ठीक है, फिर सैंपल आर बीइंग प्लेस्ड एट लोकेशन कॉल्ड थ्री फोक्स। ऐसी चीजें अपनी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए कि इन्होंने उसको उठा के वहां पे रख दिया। इसी मिशन में ना एक मॉक्जी करके इंस्ट्रूमेंट यूज किया था इन्होंने। मॉक्जी वाज सेंट, एमआईटी ने बनाया था विद नासा परसिवरेंस। ये सब इन्होंने मिशन, इसका मतलब क्या था? मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिससे क्या कर रहे थे, हैज प्रोड्यूस ऑक्सीजन मार्स, मतलब इन्होंने मार्स पे ही एक ऐसा
अपना टूल भेजा, इंस्ट्रूमेंट भेजा, जिससे मार्स के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि अगर हम कल को वहां पे अगर ह्यूमन मिशन लेके जाएं और भी, तो हम वहां की एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन बना सके। तो उसकी टेस्टिंग के लिए हमने परसिवरेंस रोवर के साथ ये मॉक्सी भी भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट है पीएसएलवी। तो थोड़ी क्रोनोलॉजी है, अब तक हमारे कौन कौन से व्हीकल्स हैं। एसएसएलवी ये जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं, पीएसएलवी जीएसएलवी न्यूज में रहते हैं, और LMV3 जीएसएलवी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, लास्ट वाला जो इसका सबसे बड़ा बिगेस्ट रॉकेट है हमारे पास। ठीक है, तो अब आ देखिए 55th मिशन आ गया ना, मैं 51st की बात कर रहा था, तो 55 मिशन इसने सक्सेसफुली कवर कर लिए पीएसएलवी ने। ठीक है, किसके तहत किए इन्होंने? अब इनका जो ये सेकंड कमर्शियल मिशन था NSL के तहत। ठीक है, NSL, फिर हम डिफरेंस देखेंगे NSL क्या है, अंतरिक्ष में क्या डिफरेंस है और इन स्पेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस आगे आएगा तो वहां पे कवर कर लेंगे। लेकिन अभी पीएसएलवी ने अपना 55th मिशन लॉन्च की है। और कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल सेकंड कमर्शियल मिशन था NICL का, NSIL का। ठीक है, किसके साथ की हमने ये कमर्शियल एग्रीमेंट? सिंगापुर की सैटेलाइट कुछ हमने रिलीज की थी। अब इसमें किया गया था, ठीक है, इसरो ये सब काम करता रहता है ना। फिर अबाउट पोएम, तो जो इसरो का ये वाला था, इस इसरो ने ऑल्सो अचीव्ड सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम। तो अगर आ जाए पोएम इज रिलेटेड, तो ये इसरो का मिशन था। ठीक है, इसको यूरोपियन यूनियन मत समझ लीजिएगा कि कुछ इंग्लिश नेम है ना, यूरोपियन यूनियन का होगा, नहीं, ये इसरो का ही है। इसके इसमें किया क्या था, इन्होंने अलाउज इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग फाइनल फोर्थ स्टेज ऑफ पीएसएलवी। हम देखा ना, 4 स्टेजेस है पीएसएलवी की, सॉलिड लिक्विड। तो इन्होंने चारों स्टेजेस का फ्यूल यूज करके, देखिए वो डिपेंड करता है हमें किस लेवल तक लेके जाना है अपने जो भी हमारा पेलोड है, उस हिसाब से हम रखते हैं कि सॉलिड लिक्विड मतलब 3 स्टेज रखेंगे, 4 स्टेज रखेंगे। तो इसमें हमने चारों स्टेज यूज करके इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे। अब ठीक है, डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेड एंड कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम, ये सब चीजें की थी ना। इसकी जो बैटरी थी वो लिथियम आयन बैटरी थी। ठीक है, बेसिक चीज है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लीजिए कि इसरो के लॉन्च व्हीकल कौन कौन से, SSLV, PSLV, GSLV, और ये GSLV MK3। एक MK2 है, MK3 जो हमारा लार्जेस्ट बिगेस्ट साइज वाला है। SSLV की बात करें तो ये सबसे छोटे वाले हैं, ये बेसिकली ये किफायती रॉकेट्स हमारे। ठीक है, अगर किसी स्टार्टअप को, किसी एजुकेशन सेक्टर को, किसी को सस्ते रेट में, या किसी डेवलपिंग कंट्री को अपना रॉकेट लॉन्च करना है सस्ते में और जल्दी, जिसको जिसको रॉकेट बनाने में जल्दी बन जाता है रॉकेट, है ना, इसकी असेंबलिंग जल्दी होती है, तो हम SSLV यूज करेंगे। अब ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, तो कौन कौन सी है इसमें? इसमें वही सॉलिड लिक्विड सॉलिड वाला पार्ट है ना। और इसमें एक ये चीज है, इसका एक फीचर है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। ठीक है, जैसे आई थिंक पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 2022 में, बम्बार्डमेंट, कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था कि बम्बार्डमेंट समथिंग एक रिपल्शन करके था। ओके, अच्छा, तीनों सॉलिड है, हाँ सॉरी, मैंने शायद वो बोल दी ना, सॉलिड लिक्विड बोल दिया इसके अंदर भी। हाँ ठीक ठीक है, ये दे ही तो रखा है। 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज है इसके। ठीक है, थोड़ा इफेक्ट ठीक कर लीजिए, मैं वो PSLV के साथ कंफ्यूज कर गया। तो 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेज है इसके, और इसका एक लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कुछ बम्बार्डमेंट कुछ करके 2022 में, जो चाइना के कुछ रॉकेट से रिलेटेड ही था। तो वैसे अगर वो पूछ ले कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल इज रिलेटेड टू ना, तो ये हमारे SSLV के रिगार्डिंग में। ठीक है, फिर ये पेलोड वगैरह ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं PSLV हमने देख लिया, फोर स्टेज व्हीकल है। कैसे, सॉलिड लिक्विड ऐसे करके। ठीक है, अच्छा दे ही दिया मैंने, फर्स्ट एंड थर्ड से सॉलिड और सेकंड एंड फोर्थ लिक्विड है। फिर ठीक है, ये सन सिंक्रोनस तक भी जाएगा, पोलर ऑर्बिट पे भी जाएगा, जियो सिंक्रोनस पे भी जाएगा, जियो स्टेशनरी में जाएगा। ये जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी क्या होते हैं? चलिए मैं आपको इधर ही बताता हूँ, है ना। देखो, अगर ये अर्थ की बात करें, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ पोल है ना, जो तो नॉर्थ साउथ के ओरिएंटेशन में करे, ये तो हो गया पोलर सिंक्रोनस। ठीक है, इसका अब देखिए, इसका पोलर सिंक्रोनस का काम कहाँ आएगा? जब हमें मैपिंग करनी है। जब भी हमें मैपिंग करनी है रिसोर्स की ना, तो हम PSLV में लॉन्च करेंगे अपना व्हीकल। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, अब देखिए ये तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, इसने तो इसी डायरेक्शन में घूमना है। और जो अर्थ है, अर्थ हमारी ऐसे घूमती रहेगी, है ना। तो रिलेटिवली अगर इसको आप इमेजिन करके भी देखें ना, कि एक चीज वर्टिकल घूम रही है नॉर्थ साउथ, और जो बीच वाली बॉडी है वो अपना लेफ्ट राइट रोटेट कर रही है, गोल चक्कर मार रही है ना। तो बेसिकली हम पूरी अर्थ को ही इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ साउथ पोल में घूमते घूमते ही अर्थ को कवर कर लेंगे। तो पूरी अर्थ की अच्छी मैपिंग कर सकते हैं, या जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की मैपिंग करनी है स्पेसिफिक, तो मैपिंग करते हैं। तो PSLV यूज होता है मैपिंग के लिए। फिर एक होता है हमारा सन सिंक्रोनस, ये जो पोलर ऑर्बिट है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सैटेलाइट है वो सन से सिंक्रोनाइज रहता है। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है सन सिंक्रोनस वाले में, कि वो जो सैटेलाइट है ना, वो आपको सेम लोकल टाइम पे, जैसे मान लीजिए अगर 12 बजे बात करें, जैसे मान लीजिए अगर आप रहते हैं मुंबई में रहते हैं, अगर 12 बजे वो आपके बिल्कुल ऊपर था हेड के, तो अगले दिन भी वो 12 बजे ही आपके हेड के ऊपर रहेगा। घूमेगा वही नॉर्थ साउथ पोल उसमें ऑर्बिट में, लेकिन वो सिंक्रोनस रहता है सन के साथ, जिसके साथ हम अपना टाइम मैच करके चलते हैं। तो वो सेम लोकल टाइम पे सेम लोकेशन पे आपको मिलेगा, अगर वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है। PSLV में घूम रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर सन सिंक्रोनस में घूम रहे हैं तो ये सेम टाइम वाली कंडीशन चलती है। फिर अगर हम बात करें जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस की, अब जैसे मान लीजिए ये अर्थ है,
मान लीजिए अगर हमने अब इसमें के जैसे ये इक्वेटर का प्लेन है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो ये जियो स्टेशनरी में क्या रहेगा कि हमारा जियो यानी अर्थ के कंटेक्स्ट में बात करें ना, कि अर्थ के कंटेक्स्ट में वो अपना जो सैटेलाइट है वो स्टेशनरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका ऑर्बिट काफी बड़ा रहता है, आई थिंक 36,000 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है इसका अर्थ के इक्वेट मतलब सरफेस से, तो वो सैटेलाइट यहाँ पे रहेगा। अब जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी उसी स्पीड से ये भी चलता रहता है। तो जैसे मान लीजिए अगर इस पॉइंट देखिए, ये मैं ब्लू पेन लेता हूँ ईज के लिए आपके, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, ये इसको फेस कर रहा है बिल्कुल, है ना। अब जैसे मान लीजिए ये अर्थ हमारी रोटेट हुई इस तरफ, ये पॉइंट यहाँ पहुंच गए, तो ये भी इसकी सीध में तब तक यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा रहती है, इसकी स्पीड आई थिंक 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड रहती है इसकी, 6 या 3, वो मैंने लिख रखा है, आगे वो देख लेंगे। तो सैटेलाइट तब तक यहाँ पहुंच जाएगा। जब ये पॉइंट यहाँ होगा ये सैटेलाइट यहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ होगा ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो बेसिकली आपको जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करें, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में बेसिकली एक टावर ही है, फोन का टावर है, ठीक है, ये फोन का टावर ही मान लीजिए। तो ये टावर यहाँ आ गया, सैटेलाइट यहाँ आ गया, ये टावर यहाँ आ गया, सैटेलाइट यहाँ आ गया। तो क्या करेगा, ये जो सैटेलाइट है ये इस टावर या जो लोकेशन की बात कर लें इसके रेफरेंस में स्टेशनरी है, इसके साथ साथ ही घूम रहे हैं, है ना। तो बेसिकली ये यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। अब मान लीजिए अगर ये साथ साथ ना घूमता, मान लीजिए टावर यहाँ पे और सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है आपका, तो रेंज नहीं आएगी ना, रेंज डिसरप्ट होगी आपकी। तो इसीलिए जो टेलीकम्युनिकेशन के सैटेलाइट होते हैं उनको हम जियो स्टेशनरी में ही छोड़ते हैं। अगर हम इसको पोलर में छोड़ देंगे ना, तो पोलर में तो बहुत तेज स्पीड रहती है, उसमें तो टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा आपका। तो इसलिए हम बहुत दूर छोड़ देते हैं, बहुत डिस्टेंस पे छोड़ देते हैं, ताकि वो इतना थोड़ा थोड़ा घूम के भी कवर करता रहे, हमारे कंटेक्स्ट में स्टेशनरी रहे, क्योंकि हमें सिग्नल स्टेबल चाहिए, ठीक है। अगर इसको किसी को इसमें डाउट है तो वो माइक ऑन करके पूछ सकता है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तकरीबन सबको पता ही होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो डाल दीजिए, मैं बता दूंगा उसको, अगर थोड़ा नहीं समझ आया तो। ये सन सिंक्रोनस वाला वो कौन से ऑर्बिट में रहता है? पोलर ऑर्बिट में ही रहता है, जो पोलर ऑर्बिट होता है ना हमारा, ये लिख रखा है ना सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, रहेगा पोलर ऑर्बिट में ही वो, लेकिन वो सन के सिंक्रोनस रहेगा। हाँ जो सिंपल ठीक है, पीएसएलवी है मुझे वो मैं तो सोची नॉर्मल क्योंकि चलते हैं। ज्यादा हॉट है तो उधर तो कोई सैटेलाइट जा ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं, ये सन के अराउंड ही घूमता घूमता अर्थ के अराउंड ही है, बट ये सन के हाँ टाइमिंग के साथ सिंक रहता है, दैट्स हाँ इट। हाँ। वही वही, ठीक है। तो बेसिकली देखो, जितना आप अर्थ से दूर भेजोगे ना सैटेलाइट को, उतना ही उसका स्टेशनरी, अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे आपको कभी मून घूमता दिखता है, कभी आपको लगता है कि मून ट्रांसफर हो रहा है, वो टाइम के साथ होता है, जैसे जैसे अर्थ घूमते हैं तो मून की लोकेशन चेंज होती रहती है ना, है ना। तो क्योंकि वो बहुत हाँ दूर है तो हमें उसका मूवमेंट ऐसे ऑब्जर्व नहीं होता कि हाँ भाई देखो ये तो मूव कर रहा है, जैसे गाड़ी मूव कर रही है। अब यही अगर आपके बिल्कुल पास कोई चीज है, जैसे हम पीएसएलवी की बात कर ले, उसका डिस्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर हम जीएसएलवी की बात करें, है ना। पीएसएलवी कुछ 100 किलोमीटर है, कुछ 1000 किलोमीटर पे है, और ये 36,000 किलोमीटर पे। तो जितनी चीज पास रहती है ना उतनी हमें मिलती दिखती है वो, और जितनी दूर रहती है उतना वो स्टेबल रहती है लोकेशन वाइज। तो इसीलिए जब भी हमें कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन करना है तो हम जीएसएलवी में छोड़ेंगे, और जब भी हमें कोई मैपिंग वैपिंग करनी है या रिमोट सेंसिंग करनी है तो हम पीएसएलवी में छोड़ते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। अब मैं इसमें आपको वो एनिमेशन दिखा नहीं पाऊंगा करते, लेकिन ठीक है, बस ये याद रखिए पीएसएलवी है हमारा इमेजिंग के लिए, मैपिंग के लिए, और जीएसएलवी है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ये कुछ तीन चार थे। और अगर हम बात करें इसकी जो जियो सिंक्रोनस है, बस देखिए जैसे ये अर्थ थी, इक्वेटर थी ना, ये बिल्कुल इसके अराउंड राउंड घूमेगा ना। जैसे मान लीजिए ये मैंने ऑर्बिट बना दिया बिल्कुल इसकी इक्वेटर की प्लेन के अराउंड। जो जियो सिंक्रोनस है वो थोड़ा सा ऐसे इसके इंक्लिनेशन पे रहेगा, डिस्टेंस उसका भी वही रहेगा 36,000 किलोमीटर, लेकिन थोड़ा सा ऐसे एंगल पे रहेगा इसके, ठीक है। दैट इज जियो सिंक्रोनस। इतना ही डिफरेंस है जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में। डिफरेंस आगे मैंने करा है वो पढ़ा दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये वही चार ऑर्बिट आगे मैंने आपको बता दिए। जियो स्टेशनरी हो गया हमारा, सन सिक्वेंस हो गया, पोलर। लोअर ऑर्बिट होता है बिल्कुल, ये तो कुछ 100 किलोमीटर के फासले पे रहता है हमारा, सिर्फ 160 किलोमीटर, ठीक है। ये इसका काम होता है सिर्फ अगर हमने फोटो खींचनी है ना, धरती धरती की कोई अच्छी सी फोटो खींचनी है, तो उसके लिए हम लोअर ऑर्बिट में भेज देते हैं। जैसे जो हमारा आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये लोअर ऑर्बिट में ही घूमता है। और जो हम गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे वो भी हमारा लोअर ऑर्बिट में ही घूमेगा, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारे प्लेन्स हैं वो तो 15-16 किलोमीटर पे उड़ते होते हैं, तो उससे ये 10 गुना ऊपर ही उड़ रहे होते हैं हमारे जो लोअर ऑर्बिट वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि टकरा वकरा जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, 160 किलोमीटर से मिनिमम बिगिनिंग होती है इनकी, और चलते कहाँ पे लेस देन 1000 किलोमीटर तक रहते हैं ये, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस रहता है। तो ये लोअर ऑर्बिट में घूमते हैं, याद कर लीजिए आईएसएस लोअर ऑर्बिट में और गगनयान भी लोअर ऑर्बिट में ही होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो वो था ना हमारा जो हम बोलते हैं स्पेस एक्स का जो नेटवर्क नेट वाला था, कौन सा था स्पेस एक्स का जो नेट है, मैं उसका नाम भूल गया, आई थिंक फैल्कन। स्टारलिंक, नहीं नहीं, स्टारलिंक, स्टारलिंक।
अब स्टारलिंक क्या करेगा ना, हमने पढ़ा कि अगर हमें टेलीकम्युनिकेशन करना, नेटवर्क वगैरह देना है, तो हमें जियो स्टेशनरी में छोड़ना पड़ेगा। अब जियो स्टेशनरी में आपका एक सैटेलाइट भी काम कर देगा, लेकिन अगर आप उसको वही अर्थ के बिल्कुल पास कर देंगे सैटेलाइट को, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड कारण वो तेज तेज घूमेगा। अगर हम उसको मान लीजिए लोअर ऑर्बिट में हमने छोड़ दिया उसको, तो क्या होगा, सैटेलाइट बहुत तेज घूमेगा। तो उस चक्कर में क्या है, सैटेलाइट बहुत आगे निकल जाएगा, टावर बहुत पीछे रह जाएगा। अर्थ तो स्लो घूम रही है, लेकिन सैटेलाइट बहुत तेज घूम रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको लोअर ऑर्बिट में टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है ना, तो आपको नंबर ऑफ सैटेलाइट्स देने पड़ेंगे उसको, कि मान लीजिए अगर वो सैटेलाइट आगे निकल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, जो एक सैटेलाइट और छोड़ता है वो उस लोकेशन के ऊपर आ जाएगा। अगर वो दूसरा निकल गया तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा निकल के चौथा आ जाएगा। तो इस प्रकार में अगर आपको लोअर ऑर्बिट में टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है ना, तो आपको एक पूरा कॉन्स्टलेशन बनाना पड़ता है सैटेलाइट्स का। यही एक ड्रॉबैक भी है। आपने देखा होगा स्टारलिंक के बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे स्पेसएक्स को, तब जाके वो लोअर ऑर्बिट में आपको टेलीकम्युनिकेशन दे पाएगा। तो यही बस डिसएडवांटेज है लोअर ऑर्बिट में टेलीकम्युनिकेशन देने का, क्योंकि इसमें बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे, फिर वही स्पेस जंक वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर हम जियो स्टेशनरी की बात करेंगे, वो 36,000 किलोमीटर दूर आपने एक सैटेलाइट छोड़ दिया, ठीक है, तो वो इतनी दूर छोड़ दी कि वो उसकी स्पीड भी अर्थ के साथ मैच कर दिया आपने, है ना, क्योंकि वहां पे इतना ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है कि वो तेज घूम जाए एकदम से। तो ये फायदा है जियो स्टेशनरी में छोड़ने का, और ये नुकसान है लोअर ऑर्बिट में छोड़ने का। ठीक है, लोअर ऑर्बिट में प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेसएक्स करेगा वही स्टारलिंक से, लेकिन उसको सैटेलाइट्स बहुत छोड़नी पड़ेंगी, मतलब पूरी धरती उसको कवर करनी पड़ेगी, अगर उसको कम उसमें देना है, कम चार्जेस में नेट वगैरह प्रोवाइड करना है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा हो। फिर ये नाविक, ठीक है, नाविक हमें पता ही है, इतने सालों से न्यूज में चल ही रहा है कि इंडिया का इंडिजिनस ये हमारा जीपीएस सिस्टम है, वो पता होगा, रशिया का ग्लोसनास है, अमेरिका का जीपीएस है, उनका बीडीओ है, ये सब पता होगा ना। अब इसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि 4 जियो सिंक्रोनस में और 3 जियो स्टेशनरी में, ठीक है, डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। बस याद कर लीजिए, जियो सिंक्रोनस थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसमें 4 सैटेलाइट है, ये छोटा सा वर्ड है इसमें 3 सैटेलाइट है, ऐसा करके मैंने तो इसको ऐसे याद किया था। बाकी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो इंडिया की बाउंड्रीज है इसके, ये दूर के 1500 किलोमीटर पूरे एरिया को ऐसे कवर कर लेगा, जहां जहां से बाउंड्री है वहां से 1500 किलोमीटर दूर जाते रही उतना डिस्टेंस से कवर करेगा। ठीक है, इसको आईआरएनएसएस भी बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन स्पेस सैटेलाइट सिस्टम। इसमें दो तरीके की सर्विस प्रोवाइड करनी है, एक तो करेगा मिलिट्री को, जो स्ट्रेटेजिक होंगी, जिसमें बहुत क्लियर इमेजिंग देगा, फ्यू सेंटीमीटर तक भी क्लियर इमेज दे देगा। और एक है हम आम जनता के लिए, जो सिविलियन यूज करेंगे, है ना, एज अ जीपीएस के तौर पे। तो अभी इंडिया ने ना, अब ये देखिए फोर्थ कमिंग स्टेज क्या, अभी देखिए इसकी बात तो इंडिया ने कर दी है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने मोबाइल कंपनीज को बोल दिया है कि आप अपने जो भी डिवाइसेज है उनको नाविक स्पेसिफिक बना दीजिए, कि इसमें नाविक लॉन्च होगा। लेकिन अभी वो सर्विस अवेलेबल नहीं है हमें एज अ सिटीजन, कि हम नाविक को यूज कर सके। क्यों? क्योंकि अभी हमने वो वाला स्पेक्ट्रम बैंड ऐड ही नहीं किया नाविक में। तो यही न्यूज है फोर्थ कमिंग चेंज की बात करें, टू एड L1 स्पेक्ट्रम बैंड इनटू नाविक व्हिच इज अ पार्ट ऑफ जीपीएस एंड इज द मोस्ट यूज फॉर सिविलियन नेविगेशन यूज। तो जो सिविलियन नेविगेशन यूज के लिए इसका यूज होना था वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी हमने इसको लॉन्च करना है वो वाला स्पेक्ट्रम बैंड में। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। बाकी तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है, स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम है, इसरो ने इसको डेवलप किया है। ये जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशन पता लग गया, 1500 किलोमीटर वाला फैक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन वही है नॉर्मल जो जीपीएस करेगा ना। अदर ग्लोबल नेविगेशन कौन सी? जीपीएस फ्रॉम यूएस, ग्लोसनास फ्रॉम रशिया, गैलीलियो यूरोपियन का, वीडियो चाइना का। ठीक है, ये सब चीजें। इसके ऐसे कहा जाता है कि जब कारगिल वॉर हुआ था ना, तब उस समय इंडिया को जीपीएस सर्विस देने से बंद कर दिया था, मना कर दिया था यूएसए ने, ड्यू टू देयर ओन डिप्लोमेटिक, है ना, जो भी जियो पॉलिटिक्स चलती थी। तो उस समय इंडिया ने ठाना क्या, ऐसे तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत हार्म हो जाएगी, तो हमें खुद का जीपीएस बनाना पड़ेगा। तब फिर ये बात शुरू हुई थी नाविक वाविक की, तो करते करते चलता रहा, ठीक है। इन एडिशन अगर हम देखो, ये तो सारे ग्लोबल ग्लोबल वाले हो गए। रीजनल की बात करें तो नाविक है इंडिया का, और QZNSS है जापान का, ठीक है। फिर और एक न्यूज है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया है, इन्होंने गगन के साथ, गगन क्या है बेसिकली, ये देखिए, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का जीपीएस है बेसिकली ये। ठीक है, तो इसके साथ अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी इन इंडिया ने साइन कर लिए, साइन, ताकि वो उनकी फ्लाइट ट्रायल स्टार्ट कर दी, ताकि वो बेटर वो कर सके, नेविगेशन कर सके उन चीजों में। ठीक है, फिर वो ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू अचीव सच अ लैंडमार्क इन फील्ड ऑफ एयर नेविगेशन सिस्टम, नॉर्मल नॉर्मल चीजें। ये लोकलाइज परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस, थोड़ा याद कर लीजिए कि ये नेविगेशन के साथ रिलेटेड है। दिख भी रहा होगा ना, परफॉर्मेंस, वर्टिकल गाइडेंस, ये सब चीजें कर रहे हैं। विदाउट, ये देखिए, ये इसमें क्या है, विदाउट द नीड ऑफ ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ग्राउंड पे हमारे एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह होती है ना, कभी कभार मान लीजिए वहां सिग्नल टूट जाए, तो एयरपोर्ट, तो एयरप्लेन कैसे ट्रेवल करेगा, तो तब ये वाले जो फीचर्स है, टेक्नोलॉजी प्ले में आ जाएंगी। फिर गगन की बात कर लें, गगन है क्या बेसिकली, गगन इज इंडियन सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, जॉइंटली डेवलप्ड बाय एआई एंड इसरो। तो उन्होंने मिलके ही हमारे एयरपोर्ट एयरप्लेन्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट बनाया है। ठीक है, अब इसमें इट इज अब
इसके अलावा और कौन कौन से है ना इसके जैसे गगन के जैसे, गगन तो हमारा इंडिया का हो गया, तो फिर वही इन्होंने कर दिया कि यूएसए का वास है, यूरोप का एग्नोस है, ये जापान, ये फालतू की इतना जरूरी है नहीं। फिर ये बेनिफिट ऑफ गगन, ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह में ये सब हेल्प करेगा। फिर है नेक्स्ट है आर्टेमिस 1। तो जैसे आपको पता होगा ना, अभी गगनयान का 1 हमें लॉन्च करना है, जिसमें वो एक रोबोट लॉन्च करेंगे, आई थिंक रोबोट का नाम क्या था, वो व्योमनॉट कुछ नाम था ना, जो रोबोट बनाई है हमने रशिया की हेल्प के साथ। तो वो क्या है, वो बेसिकली अनक्रू मिशन होगा पहले, है ना, गगनयान 1। फिर गगनयान 2 में हम अपने बंदे भेजेंगे, जो बंदे भेजने हैं हमें, हाँ, व्योममित्रा, व्योमनॉट, यहाँ व्योममित्र व्योमित्रा। है ना। हाँ, तो गगन 1 बेसिकली भेजेंगे जिसमें अनक्रू होगा वो, है ना। फिर गगन 2 भेजेंगे जिसमें बंदे भेजेंगे। सिमिलरली जो नासा का नेक्स्ट, जिसमें वो मून पे लैंडिंग करवाएंगे लोगों को, तो उस मिशन का नाम है आर्टेमिस। तो आर्टेमिस 1 है जो अनक्रू होगा, अनक्रूड होगा, ठीक है। आर्टेमिस 2 होगा जिसमें 4 बंदे जाएंगे, ठीक है, जो लैंड करेंगे उसके मून के सरफेस के ऊपर। वो आपको पता होगा, सबसे पहले इन्होंने आई थिंक अपोलो भेजा था एक सबसे पहले ना, जिसमें वो नील आर्मस्ट्रांग और वो गए थे, कौन थे दूसरे, नाम भूल गया उनका मैं, जो रशिया के थे एक था, आई थिंक मैं नाम यूरी भूल गया, यूरी गागरिन। गैगरिन, यूरी गैगरिन, हाँ कुछ तो था, यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन तो फर्स्ट ह्यूमन थे जो स्पेस में गए थे, ये कोई और थे बंदे, मैं नाम भूल गया, आई थिंक बज ऑल्ड्रिन था। बज ऑल्ड्रिन और नील हाँ, आर्मस्ट्रांग गए बस थे उस मिशन में। बस बज ऑल्ड्रिन। ऑल्ड्रिन ना। हाँ, तो वो दोनों गए थे। उसके बाद अब भेजेगा इतने सालों बाद आर्टेमिस 1 भेजेगा ना, आर्टेमिस 2 में बंदे जाएंगे, आर्टेमिस 1 तो अनक्रूड ही है। तो ठीक है, नासा ने इसको भी लॉन्च कर दिया कैनेडी स्पेस स्टेशन से, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए, स्पेस लॉन्च रॉकेट, ऑब्वियस बात है, स्पेस लॉन्च रॉकेट हो गई, अरियन स्पेस क्राफ्ट होगा जिससे ये लॉन्च करेंगे, ठीक है। और ये फिर कैनेडी स्पेस फ्लोरिडा में है, जो नासा का एक, जैसे इसरो का श्रीहरिकोटा है, वैसे नासा का फेमस है ये फ्लोरिडा वाला, ठीक है। ये डिजाइन करेगा एस्ट्रोनॉट टू डीप स्पेस, ठीक है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। ये क्रूड डिबीज, मतलब ये जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, आर्टेमिस 2 में भी यही सब चीजें इशू यूज होंगी, बस वो क्रूड होगा और ये वैसा होगा, ठीक है, ये अनक्रूड था। फिर ठीक है, अब ये देखिए मैंने बता दिया आपको, जो मिशन स्पेसिफिकेशन है, अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट है, ये तो चेक करेंगे। उसके बाद फिर आर्टेमिस 2 के साथ भेजेंगे वो बंदे। अब आर्टेमिस 2 में पहली वुमेन जाएगी जो मून पे लैंड करेगी, फर्स्ट कनेडियन होंगे उस क्रू मेंबर, मतलब 3 अमेरिकन है और एक कनेडियन है, ठीक है, जो 4 बंदे जाएंगे मून पे लैंड करेंगे। पहली वुमेन होगी जो उस पे लैंड करेगी अपना मून पे, पहले कनेडियन जाएंगे और पहले ब्लैक पर्सन जाएंगे, ब्लैक ओरिजिन, ब्लैक कलर ओरिजिन के, जो मून पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पहले पहले चीजें थी इसके अंदर भी, ठीक है। नासा का डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है, बेसिकली मून पे जाके करेंगे क्या, मून पे जाके वहां का जो हाइड्रोजन वाइड्रोजन है ना, ये उसको रिसर्च करेंगे, मतलब जो इसके नेक्स्ट स्टेज की मिशन है, वो हाइड्रोजन से फ्यूल बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम रॉकेट्स को लेके जाएं मून पे, मून पे उनमें पेट्रोल भरे या फ्यूल भरे, फिर आगे जाए मार्स पे, जुपिटर, सैटर्न, जहां भी जाना है हमें, जो भी इंटरप्लेनेटरी मिशन करना है ना। तो बेसिकली काइंड ऑफ होल्डिंग स्टेट बनाएंगे मून को पहले अपना। तो उसके लिए थोड़ी मून की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, उसी के चक्कर में हमें भेज रहे हैं अपना आर्टेमिस 2, ठीक है। यू कैन डिसेबल, ओके। तो ठीक है, फिर डू यू नो के फ्रॉम 1969 टू 1972 नासा ने पहले अपोलो मिशन भेजा था ना, जिसमें ह्यूमंस को उसके लेके गए थे। अब बोलते, अगर हम ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो अपोलो की बहन है आर्टेमिस, तो इसी के लिए अपोलो के चलते उन्होंने आर्टेमिस नाम रख दिया, ठीक है। अब इसके मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें एक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट था ना, उस पर हीट शील्ड होगी विच कैन विथस्टैंड द हाई स्पीड एंड। अब अभी अनक्रूड है तो तभी भेज रहे हैं, चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो हम स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं ये जल ना जाए। जैसे वो कल्पना चावला वाला जो स्पेसक्राफ्ट था, वो नीचे आता था, जल गया था ना, एक्सीडेंट हो गया था उसका। तो वो सब चीजें भी चेक करेंगे इस अनक्रूड वाले मिशन में, कि भाई उसकी वो हीट गैदर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिर रेडिएशन मेजर करेंगे। फिर रिट्रीविंग ओरियन आफ्टर स्प्लैश जोन, कि जब वो रिट्रीव कर रहे होंगे, वापिस आ रहा होगा पूरा का पूरा उनका स्पेसक्राफ्ट, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे हमारे, वो उसका कैसे उसको रिट्रीव करना मैकेनिज्म ना, जिसमें पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था। फिर सर्टिफाई करेंगे उसको, ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम, स्टडी द मून, ये सब चीजें करेंगे। मेजर मिशन मून कौन से, यूएसएसआर का लूना 1 2 3 थोड़ा देख लीजिए ना। लूनर ऑर्बिट, अपोलो 11 लूनर रिकॉन्नाइसेंस ऑर्बिटर, है ना, जिसमें इसने आई थिंक ये फोटोज वोटोज भेजता रहता है मून की, जो अभी भी चलता रहता है इनका। फिर जापान का हिटेन था, चाइना का चैंगवन था, इंडिया का चंद्रयान 1 चंद्रयान 2, ये 2000 आई थिंक 8 के राउंड भेजा था, और ये हमने 19 20 में भेजा था, जो आई थिंक वो लैंड नहीं कर पाया था ना। ये ऑर्बिटल मिशन था जो चंद्रयान 1 था, और ये लैंडिंग मिशन था, लैंडर मिशन था। तो डिफरेंस सब दोनों में, ठीक है। फिर और आई थिंक इसमें हमने पीएसएल भी यूज किया था, और इसमें हमने जीएसएल भी यूज किया था अभी, जो हमने ऑर्बिट लैंडिंग वाला कराना था, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, एक होता है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट होता है। फिर रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी ऑर्बिट को, जिस किसी, अगर हम सेलेस्टियल बॉडी को वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना, उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, तो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट होते हैं, मीन दैट इट विल ऑर्बिट द मून इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो नॉर्मल कन्वेंशनल कंडीशन होती है ना उसके अराउंड घूमने की, मून के अराउंड, हम उससे ऑपोजिट वाले में घूमते हैं, ठीक है। देन इट विल स्विंग बैक डाउन टू द अर्थ, तो मून, ये ठीक है। पीएसएल भी मार्क 3 का बाहुबली, हाँ उसको बाहुबली भी बोलते हैं, है ना। फिर आता है जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, इसने पहला ग्लिम्स दिया अर्लियर यूनिवर्स का, एक नई इमेज इसने लॉन्च की होगी, उसका इसने दिया।
ठीक है, अब ये थोड़ा ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है बेसिकली ना। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए। आपको पता नहीं, जो हमारे कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कन्वेक्स लेंस है ना, इसका काम है रेज को कन्वर्ज करना। एक मिनट, जैसे मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, अगर कोई रे ऐसे डाइवर्ज हो रही थी तो इसको कन्वर्ज कर देगा, है ना। ये कोई रे ऐसे जा रही थी, इसको कन्वर्ज कर देगा। तो ये होता है लेंस हमारा, जो कन्वेक्स लेंस की अगर बात करें, है ना, कि उसने उसको कन्वर्ज कर दिया। ये लाइट, वरना हम तक अगर हम मान लीजिए ये लेंस नहीं है, ये लाइट ऐसे निकल जाती। मैंने यहाँ पे लेंस लगा दिया, अब इसने उसको कन्वर्ज कर दी, यहाँ कर दी, यहाँ मैं खड़ा था, मुझे लाइट दिख गई। सिमिलरली ये जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ऐसे करती है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ से दूर कोई एक ऑब्जेक्ट था जहां से लाइट निकल रही थी। अब ये लाइट निकल जाती भाई ऐसे, मुझे दिखती भी ना, लेकिन यहाँ पे जो बीच में गैलेक्सीज थी ना, इनका ग्रेविटेशन पुल इतना था कि इन्होंने उस लाइट को कन्वर्ज कर दिया अर्थ पे। तो काइंड ऑफ इन्होंने एक लेंस का काम कर दिया, जो ये गैलेक्सीज का पूरा सेट था। तो उन्होंने दूर के किसी यूनिवर्स की फोटो इस गैलेक्सी के कारण कन्वर्ज करके अर्थ पे दे दी। तो बस यही ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। ठीक है, कि जो ये गैलेक्सी से इन्होंने लेंसिंग का काम कर दिया, हमें हमारे तक लाइट पहुंचा दी। लाइट पहुंच गई तो हमने फोटो तो बना ही ली होगी उसकी ना। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग था, तो इसी के चलते इन्होंने एक अर्ली यूनिवर्स का ग्लिम्स लिया है। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, ग्रेविटेशनल लेंसिंग यूज करते। ठीक है, अब क्या था, एक गैलेक्सी क्लस्टर था कोल्ड एमएसी, एज वेल एज डिस्टेंट गैलेक्सी, ये सब चीजें थी ना, जिनको टेलीस्कोप ने कैप्चर किया। फिर ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप को थोड़ा जान लेते हैं। नासा का है, देख लेते हैं। अब तक का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल है। इससे पहले हबल था, हबल तो छोटा सा ही था, उससे बड़ा हमने बना दिया ये वाला। अब ठीक है, थोड़ी इसकी स्पेसिफिकेशन दे दिए, मिरर विरर बड़े कर दिए, सब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पहले बोलते थे एनजीएसटी। अगर वो पूछ ले कि एनजीएसटी क्या है, तो कुछ नहीं है, ये हमारा जेम्स वेब ये टेलीस्कोप ही है। क्या नाम है इसका, जेम्स वेब पूरा, हाँ, स्पेस टेलीस्कोप, JWST। ठीक है, जेम्स। अब इसको किस किस ने बनाया है, नासा ने बनाया है ना, यूरोप। अब देखो इतना बड़ा मिशन है, इतनी बड़ी हमने सैटेलाइट बनाई है टेलीस्कोप, तो कुछ कुछ कंट्रीज तो होंगे। तो जो यूएसए के दोस्त हैं, यूएसए का दोस्त कौन है, यूरोप। यूएसए का दोस्त कौन है, कनाडा। तो इन तीनों एजेंसीज ने मिलकर बनाया इसको, JWST को। फिर ठीक है, की फीचर क्या, विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम इनका थोड़ा इंप्रूव कर दिया। यूनिवर्स को इंफ्रारेड रेज में देखेगा, थोड़ा इन्होंने बेटर कर दिया। इट विल बी ओनली इंफ्रारेड स्पेशलिस्ट टेलीस्कोप। ठीक है, ये ओनली इंफ्रारेड स्पेशलिस्ट टेलीस्कोप है जो हमने अब तक भेजा है। दूसरा आई थिंक वो यूवी रेज वगैरह कुछ तो करता था, वो देख रखा है हमने, देख लेंगे उसको। ठीक है, फिर इसका मिरर साइज हमने बड़ा कर दिया है। जितना बड़ा मिरर होगा उतनी ज्यादा लाइट्स ले पाएगा ना, ये सब चीजें करते करते। तो वो है, तो वही है ना कि अभी फिर नेक्स्ट एक न्यूज इन टर्म है लैग्रैंज पॉइंट। लैग्रैंज पॉइंट पता होगा ना आपको। बेसिकली करता है, अगर हमें कोई सैटेलाइट छोड़नी है, अब वो सैटेलाइट तो घूमते घूमते कहीं डोल जा सकती है, गुम हो सकती है ना। तो उसको ऐसे पॉइंट पे छोड़ते हैं जहां पर वो दो सेलेस्टियल बॉडीज के उसके बीच में, ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में अपने आप को बैलेंस कर लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं। अगर हम अर्थ और सन के रेफरेंस से बात करें, तो मैंने बनाया, जैसे ये सन है बीच में अगर, और ये अर्थ है, ये सन है, ये ऑर्बिट। अगर तो अर्थ और सन के बीच में तो लैग्रेंज 1 पॉइंट है, जहां पे हम अपनी सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ते हैं, अगर हमने सन के राउंड घुमानी है, अर्थ के राउंड घुमानी है। फिर एक है L2। L2 की खासियत है, L2 बिल्कुल बाहर, ऑर्बिट के ही बाहर L2। इसीलिए इसमें सैटेलाइट भेजना बहुत मुश्किल रहता है, और वो अलग रीजन के कारण भेजा जाता है। ठीक है, वो रीजन आई थिंक मैंने डाले थे, वो रीजन कहाँ चले गए, मुझे मिल नहीं रहे। एक मिनट, वो मैंने रीजन डाले थे, मैं बता दूंगा आपको, उसका मत सोचिए, है ना। ठीक है, फिर लैग्रेंजियन 3 बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे है। लैग्रेंजियन 4 यहाँ पे, लैग्रेंजियन 5 यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जो भी हमारा JSWT था ना, इट विल नॉट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, बट विल ऑर्बिट सन। ठीक है, और ये कहाँ पे करेगा, ये करेगा सेकंड लैग्रेंज पॉइंट पे, ये यहाँ पे करेगा। ठीक है, L2 पे करेगा। जो JWST ना, लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे रहेगा। उसके बाद ठीक है, L2 लेट्स टेलीस्कोप स्टे इन लाइन विद अर्थ एंड मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, तो सन के अराउंड घूमेगा, लेकिन अर्थ के भी साइड ऑफ लाइन में रहेगा। देखो, अगर तुम लैग्रेंज 1 पे छोड़ते फिर तो इसके अराउंड घूमता था, अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। L2 में भेजने का रीजन ये था कि सन के अराउंड इसको हमें घुमाना है। ठीक है, वो सब चीजें होगी। फिर ठीक है, मेजर इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, तो एक इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल है। ठीक है, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सब चीजें। फिर ये दे रखा है अर्ली यूनिवर्स क्या है। ठीक है, जब बिग बैंग हुआ था इतने साल पहले, तो जो भी उसके रेमिनेंट्स थे, वो उसको जो एविडेंस मिलते हैं उन्हें अर्ली यूनिवर्स का नाम देते हैं। एक्सो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स है ना, अर्थ लाइक एक्सो प्लैनेट्स जो अर्थ की तरह होते हैं, उनको भी स्कैन करेगा। फिर आउटर प्लैनेट्स को स्कैन करेगा, जो ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है। बताइए वो कौन सी लेयर है जो हमें इनर और भी इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स पे हम जिस पे डिफरेंशिएट करती है, कौन सी एक बेल्ट है, या कौन सी एक लेयर है। ये इनर और ये आउटर, आउटर और भी आउटर प्लैनेट होते हैं हमारे। नहीं नहीं, क्यों ऊपर ही है। एस्टेरॉइड। एस्ट्रॉइड बेल्ट, हाँ, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। और ये किस किस के बीच में, आई ये मार्स थिंक और उस, जुपिटर के बीच में, मार्स हाँ, और मार्स और जुपिटर के बीच जुपिटर के में। बीच।
ठीक है, मतलब ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इनर प्लेनेट, और ये जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, और आगे फिर उसके बाद क्यूपर बेल्ट आ जाएगी हमारी, ठीक है, जो बिल्कुल आउटर है, लास्ट बाउंड्री हमारी, जिसमें वो प्लूटो प्लूटो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सो प्लैनेट्स स्मॉल वर्ल्ड, छोटे छोटे अगर जो है क्यूपर बेल्ट में, जैसे हम प्लूटो प्लूटो की बात कर रहे हैं ना, जो स्मॉल वर्ल्ड बोल देते हैं, तो उन सबको भी ये जब WST उनकी सबकी फोटो खींचता रहेगा। अदर और क्या क्या है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, एलिमेंट, ये सब चीजें इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस पता कर लीजिए ISM ये सब किसके हैं, जेम्स वेब के हैं। ठीक है, फिर मेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये सब कितना काम का नहीं, क्या क्या पढ़ते रहेंगे, इतना जरूरी भी नहीं है। फिर ये आगे हब्बल और वेब में, हब्बल वेब में, और ये हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ना, इन सब में डिफरेंस इन्होंने दे दिए। ठीक है, इसको पॉज करके देख लीजिए, कुछ इतना इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये विजिबल यूवी, और ये कुछ बहुत छोटा पार्ट इंफ्रारेड का यूज करता था, जहां से आई थिंक बिगिनिंग होती होगी इंफ्रारेड की, लेकिन ये पूरा नियर और मिड इंफ्रारेड रेंज में कवर करेगा, जो वेब टेलीस्कोप है ना। फिर जो हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, तो पूरा फार इन्फ्रारेड सब मिलीमीटर में हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिएगा, बताने की इतनी जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेड बाय, ठीक है, उन्होंने भाई जुपिटर की इमेज विमेज ली है, कुछ तो है ना, बताया कि साइज कितना है, इतना कोई खास मारे मतलब का है नहीं। रिंग इसकी है, इसको भी ठीक है, पॉज करके पढ़ सकते हैं ना। ये रेड स्पॉट, जो ये स्पॉट से दिख रहे हैं ना आपको, ये जो दिख रहे हैं स्पॉट, इसको ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, तो इसने इसकी फोटो ली। अब इतनी महंगी सैटेलाइट भेजी, फोटो खींच के भेजेगा, तो नासा उसका शोर तो मचाएगा ही ना। तो वो सब चीजें। अब इसके ठीक है, 2 स्मॉल मून्स कौन से हैं, अमेल्थिया एंड ये एड्रेस्टा, नियर टू जुपिटर, तो इसके 2 मून का नाम भी रख दिया ना, वो सब चीजें। ठीक है, साइज वाइज गैस जाइंट, ऑब्वियस सी बात है, जो ये हमारे आउटर स्पेस, जो ये आउटर प्लैनेट्स है ना, इनको हम गैस प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये उतना डेंस, ये उतना छोटे सॉलिडिफाई हो नहीं पाए, क्योंकि सन से दूर है, तो ये उतना इन पे फोर्स लगा नहीं ग्रेविटेशन का, तो थोड़े गैसियस फॉर्म में रह गए एज कम्पेयर टू ये हमारे जो इनर प्लैनेट्स है। तो इन्हें हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं, और इनका लार्ज साइज भी होता है। फिर ठीक है, ऑरोरास बनते होंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जब ये सोलर प्लेट्स टकराती होंगी। मून इसके बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट मून कौन कौन से देख लीजिए, गैनीमीडर, कैलिस्टो, ये 4 इसके मेन है। लो, यूरोपा, गैनीमेडे, कैलिस्टो। गैनीमेडे सबसे बड़ा इसका मून है ना, जुपिटर का। तो ये ठीक है, बाकी ग्रेट रेड स्पॉट ये सब फालतू की चीजें हैं, ठीक है। ये पिलर ऑफ क्रिएशन कुछ इतना खास चीजें है नहीं, ये बस देख लीजिए, कूपर बेल्ट आपको पता लग गया, बियॉन्ड ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, एस्ट्रॉइड बेल्ट पता लग गया, मार्स और जुपिटर के बीच में ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। एक्सोप्लैनेट पता लग गया, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के हैं। इन्हें रोक प्लैनेट भी बोल देते हैं, अगर पूछे रोक प्लैनेट कौन से, तो एक्सोप्लैनेट को रोक प्लैनेट बोलते हैं। नेबुला, जब भी कोई स्टार फटता है ना, तो जो उसका बर्स्ट के कारण जो उसका फिर क्लाउड बचता है, डस्ट का, गैस का, स्पेस में, उसे हम नेबुला बोल देते हैं। ठीक है, दे रखे, इट इज अ जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन द स्पेस, सम नेबुला कम फ्रॉम गैस एंड डस्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ डाइंग स्टार। ठीक है, जब कोई स्टार मरता है बेसिकली ना, जब स्टार का वो जो फ्यूल है हीलियम वाला, वो जब खत्म हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, और जब वो बर्स्ट होता है ना, जब उसका फिर डस्ट पार्टिकल छूटते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल कुछ इतनी पावर रहती है कि वो फिर बाद में कोलिसिस करके ना, एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया छोटा स्टार बना देते हैं। तो ये भी कभी कभी, जब एक बड़ा स्टार फटता है, तो वो किसी छोटे स्टार की बिगिनिंग भी दे देता है। हाँ, बहुत ईयर्स लगते हैं इसको, 1000 मिलियन ईयर लगते होंगे, लेकिन हाँ, उससे एक न्यू स्टार की बिगिनिंग भी होती है। ठीक है, वही ना, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल है, वो जो बर्थ का चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो वही काइंड ऑफ चीज है। ठीक है, फिर ये एक्सो मून, जैसे एक्सो प्लेनेट है वैसे एक्सो मून भी होते हैं। भुआ के साइंटिस्ट थे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स थे, इन्होंने कुछ मून्स मून को ऐसे डिस्कवर किया हुआ। एक्सो मून होते हैं, दे आर नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द एक्सो प्लेनेट। एक्सो प्लेनेट है, उनके मून को एक्सो मून बोलते थे। फिर ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है जो ये वेब ने बनाई होंगी, ठीक है, एक स्मैक ये करके जो भी नाम है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यार, ये सब ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सी है जो घूमती फिरती रहती है। ये वेस्ट 96b स्पेक्ट्रम है ना। अब ये क्या है, प्लेनेट है, ये बेसिकली एक्सो प्लेनेट हो गया हमारा। ये जो गैलेक्सीज का हो गया है ना, 1000 ऑफ गैलेक्सीज है, ये वेस्ट 96 भी हमारा एक प्लेनेट है, आउटसाइड सोलर सिस्टम। ठीक है, इस पे सिग्नेचर मिला था वाटर वाटर का। फिर एक सदर्न रिंग नेबुला निकाली है, प्लेनेटरी नेबुला। ठीक है, ये सब इतनी चीजें है नहीं पढ़ने, स्टीफन क्यूटनेट, कैरिना नेबुला, आइंस्टाइन रिंग, ये सब चीजें देख लीजिएगा ना कुछ। थोड़ा आइंस्टाइन रिंग देख लो। रिंग इज विजिबल व्हेन लाइट फ्रॉम अ स्टार और गैलेक्सी पासिस अनदर गैलेक्सी मैसिव ऑब्जेक्ट। वो पूछ सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन भी थोड़े पूछ रहे थे ना, ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल लेंसिंग या ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्वेश्चन आते रहते, तो थोड़ा आइंस्टाइन का इंपॉर्टेंट है, इसका नाम थोड़ा देख लीजिए क्या चीज है ना। स्टार की बेसिकली उसकी विजिबल लाइट है, वो सब चीजें। फिर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। आई थिंक कुछ इंडिया का जो ये थोड़ा मेन वाला डाटा है कि 1 से 2% ही हमारा शेयर है, अगर हम ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री की बात करें। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए ना, फिर हमने ये अपने इंस्टीट्यूशन बनाने शुरू कर दिए। इन स्पेस है, NSIL है, एंत्रिक्स करके है ना। तो थोड़ा इन्होंने इन स्पेस के बारे में दे रखा है। इन स्पेस के ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी है, किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर होगी, जिसके अंदर इसरो वगैरह भी आता है। कंपोजिशन क्या है इसका, ठीक है, चेयरमैन, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका काम क्या है, ये सुपरवाइज करेगा स्पेस एक्टिविटीज एंड नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज इन इंडिया। अब मान लीजिए अगर कोई स्टार्टअप शुरू होता है स्पेस के चलते ना, तो वो सबको गवर्न वगैरह सुपरवाइज कौन करेगा, इन स्पेस करेगा।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका मैंडेट क्या है? शेयरिंग ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रेमिसेस अंडर कंट्रोल ऑफ इसरो। अब जैसे मान लीजिए श्रीहरिकोटा है, यहाँ से किसी प्राइवेट सेक्टर को अपना रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो किसको पहले करेगा? अप्रोच करेगा, इनस्पेस को अप्रोच करेगा कि भाई जो आपका ये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसरो का, मुझे इसको यूज करने दीजिए, शेयर करने दीजिए ना। कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनको कुछ अपना सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वो सब यहाँ पे काम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्परेरी फैसिलिटी, अगर उनको कोई छोटी सी लैब बनानी है वहाँ पे, तो बना देगा, ठीक है भाई आप बना लो वहाँ पे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, तो ये सब काम करेगा। और क्या है कि डिसीजन ऑफ इन स्पेस इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस मैंडेट शिल फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इसरो। तो बाइंडिंग होगी, ठीक है, जो भी इन स्पेस बना देगा। फिर ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा था कि हायर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर के, इसमें आई थिंक डाटा था कि आई थिंक हमारी 12 से 13 बिलियन डॉलर की हमें इकोनॉमी बनानी है 2050 तक, जो स्पेस की बात करें। 2050 है 30 में कंफर्म कर दूंगा आपको, लेकिन 12 से 13 बिलियन डॉलर की कुछ हमें इकोनॉमी स्पेस वाली बनानी है। ठीक है, इन्होंने वहां पे भाषण दिया होगा, वो सब ठीक है। ठीक है, अभी क्या हुआ था, हैदराबाद का ध्रुव स्पेस एंड बेंगलुरु का दिगांतर, ये दो स्पेस के हमारे स्टार्टअप होंगे उनकी उस कंटेक्स्ट में। वर ऑथराइज्ड बाय इनस्पेस फॉर द लॉन्च ऑफ, इन्होंने मतलब इसरो जो इनस्पेस है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है भाई आप कर सकते हैं। फिर एक मिशन प्रारंभ था जो अभी काफी न्यूज में था। ये पहला हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो एक हमने लॉन्च किया था, प्राइवेटली लॉन्च था। इसका विक्रम एस वीकेएस नाम है। इसके रॉकेट्स का नाम इन्होंने रखा था कलाम, जहां तक मुझे याद है ना। एक मैं कंफर्म कर देता हूँ, इनके रॉकेट्स का नाम कलाम ही था ना। कोई कर देगा कंफर्म? आई थिंक रॉकेट का नाम कलाम था इनका, है ना, जितना मुझे पता है, या जितना मुझे याद आ रहा है। हेलो। हाँ, कुछ ऐसे ही था। इनका जो रॉकेट वर्जन थे उनका नाम कुछ विक्रम था, इन्होंने कलाम करके एक नाम रखा था। कलाम सैटेलाइट्स वाला ना, वो अटल इनोवेशन मिशन वाला बता रहे हो क्या? नहीं पूछ नहीं रहे नहीं हो? नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक मिनट रुक जाऊँ, मैं बता ही देता हूँ, आपको ऐड कर देता हूँ। क्योंकि मैंने फोटो तो खींचा था मैं, लेकिन ऐड करना भूल गया उसका। एक मिनट दीजिए मुझे, एक सेकंड। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कंफर्म करके ना। वो कुछ था यार, मैं नाम भूल गया उसका। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। मैं वो कंफर्म कर दूंगा। कलाम कलाम और विक्रम बेसिकली इसी के कंटेक्स्ट में थे। अरे ये बैक कैसे जाएगा? हाँ ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली पहले ये विक्रम केएस की बात कर रहे थे ना, तो ये क्या है, सिंगल स्टेज है। ठीक है, सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज होगा। इसकी खास बात क्या है ना, कि जो इसके थ्रस्टर है ना, सॉलिड थ्रस्टर जो रॉकेट प्रोपेलेंट होते हैं, वो उन्होंने 3D प्रिंट किए हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात है कि 3D प्रिंटिंग करके उन्होंने पूरे रॉकेट के वो थ्रस्टर ही बना लिए। जो वो स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए हमारा लॉन्च व्हीकल है, जो यहाँ पे थ्रस्टर लगे होते हैं, तो ये थ्रस्टर इन्होंने 3D प्रिंट करके बनाए हैं। तो ये थोड़ी इसकी खास बात है, जैसे कुछ कंपोनेंट्स इन्होंने 3D प्रिंट करके बनाए। ठीक है, पेलोड की इसकी हमें कैपेसिटी याद करने की जरूरत नहीं है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में छोड़ेंगे इसको। ठीक है, सपोर्ट इसरो स्पेस इसको सपोर्ट की होगा। ठीक है, और इंडिया का पहला प्राइवेट लॉन्च्ड था जो श्रीहरिकोटा में इसको हमने अनवील किया। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया था? अग्निकुल स्टार्टअप है, इसने डिजाइन किया था। इसरो इन स्पेस वो सब बातें हैं। इट इज स्पेसिफिकली बिल्ट टू सपोर्ट लिक्विड स्टेज कंट्रोल लॉन्चेस। ठीक है, ये सब चीजें थी। फिर अब एनएसएल की बात करें तो एनएसएल क्या है? कमर्शियल आर्म है इसरो का। ठीक है, जितनी भी मार्केटिंग है इसरो की ना, तो वो कौन करेगा? एनएसएल करेगा। और एक कंट्री का पहला पब्लिक सेक्टर पीएसयू, बेसिकली स्पेस सेक्टर का जो कमर्शियल आर्म है इसरो का, इसका काम है प्रोडक्शन करना। ठीक है, जो भी अगर मान लीजिए कल को कोई कंट्री आगे में बोलते है कि हमें एसएसएल भी चाहिए, तो वो किसके तहत बनेगा? एनएसएल के तहत बनेगा। क्योंकि हमें किसी को बेचना है ना, कमर्शियल किसी के लिए प्रोडक्शन करनी है, तो वो सब मार्केटिंग वार्केटिंग काम करेगा एनएसएल भी। ये काफी काम करता है एनएस जो ये है ना, एनएसएल है, ये प्रोडक्शन भी करता है, लॉन्च व्हीकल भी करेगा, सब चीजें करेगा। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा इंडियन स्पेस एसोसिएशन है, इसको 2021 में लॉन्च किया है ना। ये एपेक्स नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, एक्सक्लूसिव वर्किंग टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट, है ना। बेसिकली प्राइवेट और जो पब्लिक स्पेस इंडस्ट्री है, इसको इंडिया में डेवलप करने के लिए इन्होंने नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी बना। इसका काम होगा नॉलेज वॉलेज देना आगे लोगों को ना, नॉलेज डिसेमिनेशन करना, वो सब काम होगा। फिर एक है एंथ्रिक्स, जो है मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। ये बहुत पुराना आई थिंक एंथ्रिक्स होना, तो पहले मार्केटिंग आर्म हुआ करता था उसका, जो कमर्शियल डील क्रैक करता था इसरो विजरो के लिए, वो सब करता था। फिर कोई कुछ बोल रहे क्या? ठीक है, फिर एक करते हैं सीड। ये भी सीड जैसे बोलते हैं ना कि सीड फंडिंग होती है, तो वैसे सीड फंडिंग क्या है? ये सीड वाला प्रोग्राम क्या है? कॉम्पिटिटिव अर्ली स्टेज एनकरेजमेंट प्रोग्राम है। फिर स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली काम करता कहते हैं कि जो भी कंट्रीज है, अब सभी कंट्रीज तो स्पेस में आगे नहीं है ना, कुछ 5-6 कंट्रीज के नाम सुनते हैं। वो बोलते हैं कि आप स्पेस में जा तो रहे हैं, आप उसको वेपनाइज मत कर देना ना, उसको ऐसे मिलिटराइज मत कर देना। तो उसकी स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए ना यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन आउटर स्पेस है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी करता रहता है, जिसको हम ये कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी ऑफ आउटर स्पेस भी बोलते हैं। तो ठीक है, इन्होंने अभी कहा किया, ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया होगा, वो सब चलते चलते चीजें हैं, कुछ इतना खास में इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये देख लीजिएगा, मून एग्रीमेंट है इसका एक। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, लाइबिलिटी कन्वेंशन, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा, इतना कुछ इसमें खास है नहीं।
ठीक है, ये मतलब एक्सप्लेनेटरी वाली चीज नहीं है, हम इसका नाम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे क्या है, प्रोवाइड्स दैट मून एंड इट्स नेचुरल रिसोर्स आर कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो बस नाम नाम से सब चीजें हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम वेस्ट करने कुछ इसका फायदा है नहीं। ठीक है, कोई मिलिटराइजेशन वेपनाइजेशन तो ये कहीं से डिस्कशन आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है। आ गई से। हाँ कर दिया मैंने, म्यूट कर लिया अमनदीप। ठीक है, तो है ना, ये बस यही सब चीजें, ऑर्बिटल क्राउडिंग को अवॉइड करना है हमें, मिलिटराइजेशन नहीं होने देना, वेपनाइजेशन नहीं होने देना। ये जो हम ए सेट छोड़ते रहते ना, एंटी सैटेलाइट वेपन छोड़ते रहते, इंडिया ने छोड़ा था जो, चेक किया था हमने उड़ीसा से छोड़ के डीआरडीओ के साथ, तो वो सबको रोकने वोकने के लिए, ठीक है, ताकि वो आपस में टकराते न रहे। तो वो सब चीजें इसके अंदर है, स्पेस वेदर कैन इम्पैक्ट सैटेलाइट, ये सब चीजें। ठीक है, उतना कुछ खास है नहीं। ग्लोबल इनिशिएटिव, ये यूएन ऑफिस ऑन आउटर स्पेस है, इट्स पोज द ग्लोबल स्पेस एक्टिविटी। फिर ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है, वही कि उसको वेपनाइज मत कर दीजिएगा ना, ये सब चीजें हैं। आउटर स्पेस जो आर्म रेस चल रहा है आउटर स्पेस के लिए। फिर गाइडलाइंस ऑन सस्टेनेबिलिटी है, ये यूएन की कमेटी जो है, ये कोपस हमने पढ़ा, कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी ऑन आउटर स्पेस, 2019 में कुछ करते रहते हैं। स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, इसमें भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुछ तो लेन देन था कुछ। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, अच्छा वर्ल्ड स्पेस फोरम था, लेकिन हाँ ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी कुछ इसमें है जो दे रखे ना, स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो वेले वेले काम करता रहता है ना ये। इसको किसी ने बोल दिया होगा भाई स्पेस सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो बोला ठीक है चलो मैं आके रेटिंग दे दूंगा आपको कि आपकी कंट्री कितना वो सब कर रही है, कितना स्पेस सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है। जैसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वैसे स्पेस सस्टेनेबिलिटी भी है, तो सिमिलर चीज ही है। ठीक है, फिर एक ए सेट टेस्ट मैंने रेजोल्यूशन दे दिया है ना, अब इंडिया ने लॉन्च किया तो सबको डर लग गया होगा कि भाई इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो इन्होंने बोला कि भाई इस पे बैन लगाओ, इन सब चीजों पे बंद करने की बात करो। तो ठीक है, लेकिन नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, इंडिया ने अब्सटेन किया, तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया बोलता भी तो हमने एक ही छोड़ा, एक ही में डर गए तुम लोग, तो है ना। तो इंडिया ने इससे अब्सटेन कर दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बात कर रही है कि ये जो कैनेटिक, आपने कैनेटिक बेसिकली के एक सैटेलाइट था, उस पर हमने रॉकेट मार के तोड़ दिया उसको, मतलब कैनेटिकली अटैक किया ना उसके ऊपर। तो जो कैनेटिक एसेट टेस्ट है, इन पे बैन करने की बात की यूएनजीए ने, जिसका नाम है एसेट टेस्ट बैन रेजोल्यूशन, जिसको इंडिया ने अब्सटेन कर दिया है और नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, फिर ये स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस क्या है, बेसिकली आपको स्पेस की थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए ना, कि कहाँ पे कितने सैटेलाइट है ना, उनका कोई सेट तो नहीं है आपस में एक दूसरे को टकराने के लिए। एक फिनोमिना होता है ना, जब एक सैटेलाइट दूसरे से टकराता है, उसको कुछ बोलते हैं, मैं उसका नाम कौन सा सिंड्रोम है, कैसलर सिंड्रोम आई थिंक, हाँ कैसलर सिंड्रोम। वो यही है कि इतने सैटेलाइट हो जाएंगे एक टाइम पे कि वो एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे, फिर उसका एक डेबरी बनेगा, वो डेबरी किसी और से टकरा जाएगा, फिर डेबरी बनेगा, तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा कि इतने सैटेलाइट हो जाएंगे एक टाइम पे। तो उस पॉइंट को बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम, यही है, थिंक कैसर सिंड्रोम नाम है उसका। ठीक है, फिर इंडिया के इनिशिएटिव की अगर हम बात करें स्पेस अवेयरनेस की, प्रोजेक्ट नेत्रा है, नेत्रा वही आंख है ना, तो इनिशिएट किसने किया था, इसरो ने किया था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता है स्टेटस ऑफ डेब्रिस। कल को कोई डेब्रिस हमारी सैटेलाइट से ना टकरा जाए, इसरो की सैटेलाइट से ना, तो उसको भी तो देखना जरूरी है, तो उसके लिए नेत्रा कर दिया। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है, डी के डीजी यंत्र जो हमने पढ़ा था, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट एक वो स्टार्टअप है, उन्होंने भी अपना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट कमर्शियल एसएससी ऑब्जर्वेटरी इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, पहला यहाँ पे कर दिया। इंडिया और यूएसए ने बायलैटरल एग्रीमेंट्स वगैरह साइन कर दी, बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर दी। फिर एक स्पेडेक्स है, ये भी इन ऑर्बिटिंग सर्विस है, इसको भी इसरो डेवलप कर रहा है। ठीक है, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अगर मान लीजिए नया सैटेलाइट ना छोड़ना पड़े, हम वहां पे जाके ही एक डॉक स्टेशन बनाए और उनमें साथ कुछ कुछ चीजें जोड़ते रहे, सर्विसिंग करते रहे ऊपर जाके ना, नया सैटेलाइट ना छोड़ना पड़े, उसी की सर्विस करके उसी में कुछ एड ऑन्स डाल के उसी सैटेलाइट को दोबारा से घुमा के यूज कर ले। ये स्पेस टूरिज्म इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन्स वाली चीज है, कुछ प्री में इतना आने वाला इसका है नहीं स्पेस टूरिज्म का। ठीक है, ब्लैक होल्स हम पढ़ते रहते हैं, वही एक ब्लैक होल होता है, एक इवेंट होराइजन होता है ना, जो उसकी बाउंड्री से होती है। जैसे मान लीजिए ब्लैक होल है, अब ये चीजें खींच रहा होगा, है ना, पूरी जो भी गैलेक्सी गैलेक्सी, अब जो इसके अंदर जाएंगी गैलेक्सी, घुस रही होंगी इसके अंदर, तो वो बर्स्ट तो करेंगे ना, उनका बम तो फूटेगा, तो जब बम फूटेगा एक्सप्लोजन होगा, तो जो इसका आउटर रीजन है वहां पे एक्सप्लोजन फूटने फूटने से ना एक लाइट सी बन जाती है, एक लाइट दिखती है हमें, उसके बीच का सब ब्लैक ब्लैक रहता है, ये लाइट दिखती है, तभी उसे हम ब्लैक होल बोल देते हैं। वही ब्लैक होल नाम की चीज है। ठीक है, वो इवेंट होराइजन होता है, सिंगुलैरिटी, कि वो सिंगल पॉइंट है, बहुत डेंस है, उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है, सब कुछ अंदर ही खींच लेगा, वो सब चीजें। ठीक है, गैलेक्सी ये सब बेसिक बेसिक नहीं पढ़ाने वाला है ना, टाइम वेस्ट करने वाली चीजें, गैलेक्सी क्या होती है, सोलर सिस्टम क्या होता है, मिल्की वे क्या है, स्पाइरल इलिप्टिकल इरेगुलर, कुछ पढ़ाने वाली चीजें नहीं है। और ये बहुत पुरानी न्यूज चल रही है कि हमने पहली फोटोग्राफ ली सेजिटेरियस ए की। ठीक है, अब ये थोड़ा देख लीजिए, 2020 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में ना, वो किस लिए मिला था, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव कर दिया था आगे, डिस्कवरी करके ब्लैक होल फॉर्मेशन का। तो ब्लैक होल फॉर्मेशन, अब ठीक है 2020 का न्यूज है, अब इतना इंपॉर्टेंट बचा नहीं, इस पे क्वेश्चन आ चुका था 2020 में ना, तो ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन बंदा था ये हमारे काम का नहीं है। दे फोकस ऑन रीजन कॉल्ड सेजिटेरियस एज द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी का एक सेंटर बनाया है सेजिटेरियस ए स्टार करके,
ठीक है, सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी इसको बोल दिया इन्होंने, उसकी इन्होंने फोटो खींची थी। तो वही बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि हमारी गैलेक्सी के बीच में भी एक ब्लैक होल है, जिसमें हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी घुस जाएगी। तो उसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार करके। ठीक है, फिर ठीक है, इसकी इमेज ली किसने थी? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है जो ये नासा वासा वालों का, इन्होंने ली थी। अब ईएचटी क्या है? जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है टुवर्ड्स कैप्चरिंग इमेजेस ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल इमेज की इसके करने, अब देखो एक इवेंट होराइजन होता है, जो होराइजन है ब्लैक होल के राउंड वाला, उसको इवेंट होराइजन बोलते हैं। तो उसी की फोटो खींचने के लिए उन्हें पूरा टेलीस्कोप ही बना दिया। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं। और टेलीस्कोप क्या है? वर्चुअल अर्थ साइज टेलीस्कोप, इतना बड़ा टेलीस्कोप इन्होंने बनाया। फिर यही सब चीजें 2019 में पहली फोटो ली थी M187 करके, जब बड़ी न्यूज फैली भी थी ना कि हमने पहली फोटो ली, ताकि बड़ी धुंधली फोटो थी, बट हाँ वो पहली फोटो थी ब्लैक होल के हमारे लिए। फिर ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन 1915, इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं, दी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी वगैरह। कोई फिजिक्स का, हमें कोई मास्टर्स का पेपर देना नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि हाँ 2016 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स की बात की गई थी। ठीक है, देखिए 1915 में उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दिया, आइंस्टाइन ने प्रूव करके चला गया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रूव कोई नहीं मिला था हमें। ठीक है, अब हुआ क्या था? तो वो बोलते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था ना, तो जो उस समय ग्रेविटेशनल फील्ड्स निकली थी, तो कुछ एग्जिस्ट करती है हमारे यूनिवर्स में। अगर हमने इन वेव्स को स्टडी कर लिया, तो हम इनका जहां से ओरिजिन हुआ था, यानी बिग बैंग से, उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो हमें 2016 में पहली बार ये ग्रेविटेशनल वेव्स का आभास हुआ था, है ना। तो 1915 में वो बता गया था, उसके 100 साल बाद, 101 साल बाद हमें उसका पता लगा कि हाँ भाई वो जो बात बोल गया था वो सच बात थी, ऐसा कुछ कुछ होता था, है ना। इसका एक वीडियो भी है कि बेसिकली आइंस्टाइन ने बोला कहता है कि अगर ये हमारा यूनिवर्स है ना, ये बिल्कुल एक प्लेन, एक चद्दर की शीट की तरह नहीं है कि एक बेड शीट है ना। ये बोलता है ये बिल्कुल बीच में से ना थोड़ा घुसा हुआ है अंदर की तरफ। जैसे मान लीजिए, वो आपने सुना भी होगा कि अगर बेडशीट को हम चारों कोनों से एक्सटेंड कर दे, और उसके बीच में एक बिल्कुल हैवी मास रख दे, कोई लोहे की बॉल रख दे, तो पूरा वो स्पेस है वो बेंड हो जाएगा नीचे की तरफ ना। इसी को आइंस्टाइन ने बोला कि जो पूरा यूनिवर्स का एक चादर है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा डेंस ऑर्बिट, एक डेंस चीज है, जिसने पूरे यूनिवर्स के टाइम एंड स्पेस को बेंड कर दिया टूवर्ड सेंटर। अब जब उसमें कोई भी चीज छोड़ोगे ना, अब तो वो चीज गोल 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 घूमते घूमते एंड में उस चीज में टकरा जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि जितनी भी गैलेक्सीज या ऑर्बिट्स है ना, ये जो भी बॉडी रिवॉल्व होती है यूनिवर्स में, वो तभी गोल गोल घूमती है। क्यों? क्योंकि सेंटर में एक ऐसी चीज है जो अपनी तरफ खींच रही है उसको, जिसमें अल्टीमेटली सारा यूनिवर्स शांत होकर खत्म हो जाएगा। तो वो ये ग्रेविटी इज कर्विंग, वो जो टाइम एंड स्पेस है उसको वो कर्व कर रहा है, एक डेंस चीज जो बिल्कुल हमारे यूनिवर्स के सेंटर में है। तो वो सब चीजें ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट। ये ब्लैक होल ही पूरा दे दिया इन्होंने ना। एक्रीशन डिस्क क्या होती है देख लीजिए, सिंगुलैरिटी, वेरी सेंटर ऑफ ब्लैक होल, बिल्कुल सेंटर है, उसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं। इवेंट होराइजन क्या है? जो रेडियस, ये जो बाहर वाली चीज है ना, ये वाली चीज है ना, इसको इन्होंने इवेंट होराइजन बोल दिया। सिंगुलैरिटी, मेयर मैटर एंड एनर्जी कांट एस्केप। अगर यहाँ पे कोई चीज पहुंच गई इस रेडियस तक, ये जो रेडियस सेंटर है यहाँ पहुंच गई, तो वो घुस जाएगी अंदर, उससे कोई नो रिटर्निंग बैक वाली बात है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। फिर थोड़ा देख लीजिए, ये क्या है? रोलो विटिसो जेट। वो जब कोई चीज फटती होगी, थोड़ी गैस बाहर को छोड़ती होगी ना, तो वही सब चीजें। व्हेन अ स्टार आर एब्सॉर्ब्ड बाय ब्लैक होल, जेट ऑफ पार्टिकल्स रेडिएशन ब्लास्ट, जो ब्लास्ट निकलता होगा स्पीड की, लाइट लाइट की स्पीड से, वो थोड़ा फटता होगा, इसको इन्होंने ये जेट वाला बोल दिया। ठीक है, देख लीजिएगा रेडियस क्या है, अर्गोस्फीयर क्या है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें सब देख लीजिएगा। इतना टाइम वेस्ट करने के बाद इस पे है नहीं। फिर ब्लैक होल देख लिया, ग्रेविटी पुल सो मच। जब कोई स्टार मरता है ना, दिस कैन हैपन व्हेन अ स्टार डाई। मान लीजिए स्टार का वेट बहुत ज्यादा था, तो जब वो फटेगा ना, उसमें फिर भी इतनी एनर्जी थी कि वो अपने अंदर चीजें खींचता रहता है। तो अगर कोई बहुत मैसिव साइज का स्टार अगर फटेगा ना, तो वो ब्लैक होल बन सकता है इन केस। इसको आई थिंक वो बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, आई थिंक चंद्रशेखर लिमिट वो इसी के कंटेक्स्ट में होती है, कि इतना मास होना चाहिए कि जब वो फटे वो अंदर ही खींचना शुरू कर दे, अपने ब्लैक होल ना बन जाए वो। तो वो चंद्रशेखर लिमिट वही होती है, 1.4 आई थिंक कुछ होता है। कोई डाल देगा जरा सर्च करके चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है। आई थिंक 1.4 की कुछ इसका डाटा है, 1.4x अगर साइज हो कुछ तो। अगर उतने साइज का स्टार फटे, तो फिर वो अपने अंदर कुछ खींचना शुरू कर देते। कुछ जरा एक बार सर्च करके डाल दे इसको ना, मैं उसको रीड आउट कर दूंगा। मैं इसको पढ़ नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा। फिर ठीक है, ब्लैक होल कितने टाइप के? टाइनी ब्लैक होल है, स्टेलर ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल है, थोड़ा साइज इनका देख लेना है ना। डाटा ये सब चीजें, कुछ इतनी इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। फिर एक है टाइडल डिसरप्टिव इवेंट्स। ठीक है, अभी होते क्या है? दे आर रेफर टू इवेंट व्हेन अ ब्लैक होल वायलेंटली रिप्स अपार्ट स्टार एंड गेट्स टू क्लोज। अगर कोई स्टार बिल्कुल इसके पास पहुंच जाए और इसको, ऑब्वियस सी बात है, रिप ऑफ कर देगा ना, तो जो एक डिसरप्शन होगा उसे हम टाइडल डिसरप्टिव इवेंट बोलते हैं। तो किससे रिगार्डिंग है? ये बेसिकली ब्लैक होल के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये लगता है स्पेगेटी बन गई, जो ये बोल रखे हैं इन्होंने, स्पेगेटी फाइव स्टार, जैसे सेमिया टाइप ऐसे छर्रे से बन गए उसके ना, तो इसको स्पेगेटी फाइव स्टार भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सब बाकी चीजें हैं। ये फिर बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल, ऐसा भी देखा गया जो छोटे छोटे ब्लैक होल इकट्ठे भी देखे गए, मतलब जोड़े में देखे गए है ना, वो सब चीजें। तो वो ये बाइनरी सुपर ब्लैक मैसिव, इनको मैसिव ब्लैक होल को देखा गया था। हाँ, चंद्रशेखर लिमिट है द मैक्सिमम मास ऑफ अ स्टेबल वाइट ड्वार्फ स्टार। अरे वो चला गया, चलो मैं उसको बाद में रीड आउट कर दूंगा ना।
ये आप अपने एंड पे कर भी सकते हैं। चंद्रशेखर लिमिट पढ़ लीजिए एक बार ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कुछ तो न्यूज में था, आई थिंक वो साइंटिस्ट थे, वो न्यूज में थे। हाँ, 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास होता है। तो चंद्रशेखर लिमिट एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट थोड़ा होमवर्क है ना आपका। ठीक है, फिर ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती है, रिपल स्पेस टाइम, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब चीजें। ठीक है, इनको आप उड़ा सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव का इनका फायदा फायदा क्या होता है, ठीक है, इतना में नीड नहीं है, इतना वो पूछेगा भी नहीं स्पेस के बारे में। वो स्पेस के वो बस मिशन वगैरह पूछ रहे थे। फिर डार्क मैटर क्या है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। आप देखोगे ना, यूनिवर्स है ना, ये जो काला काला बीच में सारा यूनिवर्स दिखता है ना, ये हमें काला काला अभी दिख रहा है क्योंकि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चीजें एग्जिस्ट करती है जो हमें दिख नहीं रही, मतलब एनर्जी की फॉर्म में कुछ ना कुछ वहां पर भी एग्जिस्ट करता है। तो उसको डार्क एनर्जी, और जो उसका कुछ एनर्जी से मैटर बनता है उसको डार्क मैटर बोल देते हैं। ठीक है, हम जो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कौन कर रहा है, कोई एनर्जी लग रही है ना उसमें, तभी वो एक्सपैंड कर रहा है, तो वो डार्क एनर्जी एक्सपैंड करवा रही है उसको। ठीक है, एक टाइम पे वो इतना एक्सपैंड कर देगा कि पूरा बीच में डार्क एनर्जी रह जाएगा, काला काला रह जाएगा, और वो बिल्कुल टूवर्ड्स उसके बाउंड्री चला जाएगा, है ना, जिसे हम बिग क्रंच या बिग बैंग बोल देते हैं। तो वही सब चीजें हैं कि ये गैलेक्सी एक्सपैंड हो रहा है, ये इतना एक्सपैंड होगा, ये सारा खाली हो जाएगा, वो कहीं जाके कोलाइड करके फूट जाएगा, फिर दोबारा से एक नया बिग बैंग होगा। तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, डार्क मैटर ये सब क्या चीजें होती है। ठीक है, अब हाँ, ये बोलते हैं कि जितना हमें पता है ना, वो सिर्फ हमें 5% ही पता है यूनिवर्स का। जो बाकी है ना पूरा का पूरा 95% है, उसमें से 25% तो डार्क मैटर है। और बाकी अभी जो हमें एनर्जी की फॉर्म में पता है, देखिए ऐसे बेसिकली 95% डार्क एनर्जी थी पहले, उसमें से हमने 25% कुछ आइडिया लगा लिया कि हाँ भाई कुछ उसमें से मैटर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली पता हमें सिर्फ अभी तक 5% के बारे में ही है जो हम बातें करते रहते हैं। बाकी 95% सारा डार्क एनर्जी डार्क मैटर ही है। ठीक है, बाकी इतना नीड हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसको पता करेंगे, पता करके क्या ही कर लेंगे हम यार, अगर पता कर भी लिया। ठीक है, फोटोज वोटोज करंट अफेयर बनता रहेगा, उतना इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के लिए नहीं है। पता होना चाहिए कि 5% रेगुलर है, जिसमें स्टार गैलेक्सी ये जो भी डस्ट गैस हम पढ़ते रहते हैं वो सिर्फ 5% में आता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस देखे, अनएक्सप्लेन्ड मोशन स्टार गैलेक्सी, वही जो मैंने बताया ना कि एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड क्यों कर रहा है, क्योंकि पता लगा ना, डार्क मैटर स्टडी किया हमने, तभी पता लगा कि भाई वो इसलिए इवॉल्व हो रहा है, हमारा एवोल्यूशन यूनिवर्स का जो हो रहा है। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। फिर ये अर्थ ने रिकॉर्ड किया शॉर्टेस्ट डेट, कुछ खास मतलब इसके है ही नहीं। ठीक है, 29 जुलाई को हमने इसको शॉर्टेस्ट डेट रिकॉर्ड किया, नॉर्मल बात है। फिर ये थोड़े मिशन देख लीजिए ना, डार्ट मिशन। डार्ट मिशन क्या था, हम डार्ट फेंकते ना वो डार्ट बोर्ड पे, तो वैसे ही हमने किया था कि जो भी एक्स्ट्रा सेलेस्टियल बॉडी से एस्ट्रॉइड है ना, एक एस्ट्रॉइड था डीडीमोस करके, 1996 में हमने इसको डिस्कवर किया। फिर 2003 पता लगा कि इसके अराउंड एक इसका छोटा सा मून भी घूम रहा है, डाइमॉर्फस करके। तो वो ये अर्थ की तरफ आता देखा हमने, तो हमने बोले ये अर्थ की तरफ आएगा, टकराएगा, चलो छोटा सा ही है, इसको हम फोड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने इसको तोड़ दिया तो अगर इन फ्यूचर कोई एस्ट्रॉइड आएगा हम उसको भी तोड़ सकेंगे, है ना। तो बेसिकली प्लेनेट डिफेंस की बात थी। तो अब फाइनली वो जाके वहां पे टकरा चुका है, उसने उसको डी ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा था ना अर्थ की तरफ आ रहा था, हमने उसको डी ऑर्बिट कर दिया सक्सेसफुली। 2021 में लॉन्च हुआ था, 10 महीने लगे थे उसको पहुंचने में। फैल्कन 9 हमने स्पेस एक्स का यूज किया था, उसको फोड़ वोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ठीक है, डीडीमोस एस्ट्रॉइड का नाम था, डेमोर्फस उसका एक क्या बोलते हैं उसका मून था। ये दे भी रखे, डीडीमोस डेमोर्फस इसका मून है। ये टकराया ना डार्ट मिशन जाके, ये इसी से टकराया है, डेमोर्फस से टकराया है। ठीक है, ये कौन नाम है डिफरेंट, अच्छा अच्छा, मेरे कोई दोस्त होंगे जिन्हें नाम ही अपना डिफरेंट रख लिया। ठीक है, फिर एक सोफिया मिशन करके है। ठीक है, तो ये नासा का मिशन है, अगर कोई पूछे क्या चीज है ना ये, तो ये सोफिया है क्या, इसकी फुल फॉर्म इन्होंने दे रखी होगी आई थिंक यहाँ पे। हाँ, यही दे ना, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, कोई ऑब्जर्वेटरी है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इनसाइड बोइंग का एयरप्लेन छोड़ दिया उन्होंने, और वो टेलीस्कोप की तरह काम करता रहेगा, ये सब चीजें। अब किस किस ने इसमें कोलैबोरेट किया, नासा ने कोलैबोरेट किया, जर्मन स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेट किया, और 2019 में सोफिया डिस्कवर्ड हीलियम हाइड्राइड, जो जिसको बोलते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन यूनिवर्स आफ्टर बिग बैंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ था ना यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 14 बिलियन ईयर अगो, जो हम बात करते हैं, तो वो था हीलियम हाइड्राइड। तो उसकी फोटो, इसको डिस्कवर किसने किया था, सोफिया ने डिस्कवर किया था अपनी इंफ्रारेड से। फिर इंडिया के स्पेस ये कौन कौन से हैं, पहला है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। अभी क्या हम देखा ना, पहले हम सॉलिड करते हैं, फिर लिक्विड करते हैं, फिर सॉलिड करते हैं, लिक्विड करते हैं, अलग अलग है। अभी इन्हें हमने इकट्ठे ही कर दी, लिक्विड सॉलिड को एक ही फ्यूल डाल देंगे, वो ही चलता रहेगा। तो बस वही चीज है। अब उस फ्यूल का नाम क्या है, वो यूज करेगा हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइनाइड। अगर वो पूछ ले सीन इन न्यूज क्या है, तो बेसिकली वो हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमने गगनयान मिशन भेजना है ना, तो उसके लिए हमने जो रॉकेट बूस्टर यूज करेंगे उनका नाम है HS-200 बूस्टर्स। जो गगनयान के हम जो पहले अनक्रू वाला भेजेंगे उसके लिए भेजेंगे। ठीक है, अब उसके लिए ठीक है, गगनयान है,
ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, ये जो है इट इज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ऑर्बिटल बूस्टर, नॉर्मल चीज है। जो गगनयान वाला है उसको हम भेजेंगे किससे, जीएसएलवी से भेजेंगे, जो MK3 है ना, जो LMV3, जो जीएसएलवी का सबसे बड़ा वाला है। ठीक है, अगर किसी को मैसेज होता है ना कोई इन्फॉर्मेशन वाला, वो उसको बोल दिया कीजिए, क्योंकि मैसेज खोलूंगा फिर वो सब दिखने लग जाएगा, मैसेज वैसेज ना अननेसेसरी। तो अगर कुछ है बताने वाला वो बोल के ऐड कर दीजिए आप, सबका भला हो जाएगा ना उसके अंदर। तो LMV3 से लॉन्च करेंगे इसको, ठीक है। अब इसको भी हम लोअर स्पीड में ही भेजेंगे, क्योंकि सस्ता है ना, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की रेंज है, वहीं भेजेंगे। और ISS भी इधर ही घूम रहा है, लोअर ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, अंटिल अब तक USA, रशिया, चाइना अपना अपना कुछ कुछ भेज चुके हैं मैन्ड मिशन आउटर स्पेस में। फिर है इनफ्लेट एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर, वही है कि कुछ एरोडायनेमिक ऐसे बनाएंगे जिससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो सके जब वो नीचे लैंड करेगी, है ना। अब जब मान लीजिए हमें कुछ मार्स पे लैंड करवाना है, अगर उसकी स्पीड कम ही नहीं करेंगे वो तो क्रैश कर जाएगा ना। तो उसे स्पीड कम करने के लिए, डी एक्सेलरेट करने के लिए हमने इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डी एक्सेलरेटर को टेस्ट किया। यूज कहाँ पे होगा, जो भी हम वीनस मार्स पे लैंडिंग अपने मिशन करेंगे उसमें यूज होगा। ठीक है, ये केवलार फैब्रिक है जिसकी ये बनाएंगे, ये सब चीजें फालतू की हैं। पढ़ लेंगे तो भी समझ आ जाएगा। फिर है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स। अब साउंडिंग रॉकेट्स का मतलब क्या होता है ना, साउंड का मतलब क्या बेसिकली, ये हमें ना स्पेस, मैंने आई थिंक लिखा भी था, मैं इसका ना आपको एक वो पढ़ के देता हूँ, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश इसकी वो थी, पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने सर्च तो करके रखा था। बेसिकली ये कि जैसे मान लीजिए कोई चीज है जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, लेकिन अगर वो चीज आवाज निकालेगी आप समझ जाएंगे ना कि बिल्ली है, शेर है ना। तो वही काम साउंडिंग रॉकेट्स का होता है। साउंडिंग रॉकेट नॉर्मल रॉकेट ही होते हैं, बस ये हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे देते हैं उसके एटमॉस्फेयर की, जिससे हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसकी हमें साउंड पता लग गई, है ना। बेसिकली ये ना जो ये सी मिशन वो करते थे ना, सी मिशन, उसमें वो साउंड वेव्स भेजा करते थे। ठीक है, और उस साउंड वेव्स कारण हम नीचे सी एक्सप्लोरेशन करा करते थे। तो उसी से फिर नोमेनक्लेचर कंटिन्यू हो गया स्पेस में भी, कि जो भी हम रॉकेट भेजते हैं ना जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उन्हें हम साउंडिंग रॉकेट बोल देते हैं। क्योंकि रॉकेट जाके आवाज ही नहीं निकालती, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमें उसके बारे में थोड़ी बेटर मॉनिटरिंग वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ये अभी रोहिणी RH-200 था, जिसे हम साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं। अब इसने किया क्या होगा, ऊपर जाके साउंड वेव्स मूव डीपर देन रेडियो वेव्स। ठीक है, ये फैक्ट है, साउंड वेव्स मूव डीपर देन रेडियो वेव्स। थैंक यू नवराज भाई। ठीक है, तो पता लग गया साउंडिंग रॉकेट क्यों बोलते हैं। अब ऊपर जाएगा, अब क्या है, इसमें एक स्टेज भी है, दो स्टेज भी है, डिपेंड करता है कहाँ तक हमें भेजना है। ठीक है, जो साउंडिंग रॉकेट होते हैं एक स्टेज के भी होते हैं, दो स्टेज के भी होते हैं। काम क्या है इनका, प्रोबिंग करना, यानी कि वहां पे जाके जांच पड़ताल करना अपर एटमॉस्फेरिक रीजन को, स्पेस रिसर्च के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट जो साउंडिंग रॉकेट, जो हमारा इंडिया का फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट था, वो हमने लॉन्च किया था थुम्बा से 1963 में, जब इसरो फॉर्मली बना भी नहीं था, जो वो इनकोस्पार हुआ करता था स्टार्टिंग में, है ना। जो एक आपने देखी होगी रॉकेट बॉयज करके आई हुई है वेब सीरीज, है ना, उसमें यही है कि जो अब्दुल कलाम आजाद थे, वो जो विक्रम साराभाई थे, उन्होंने मिलकर वहां से, वो जो एक फोटो देखते हैं ना, साइकिल पे वो लेके जा रहे हैं, उसके पेलोड्स को लेके जा रहे हैं, टांगा पे लेके जा रहे हैं, जो टांगा होता है, बुलो कार्ड जिन्हें बोलते हैं। तो उस पे वो ले जाकर उन्होंने असेंबल किया था पहला वहां पे, तो छोड़ा था। अब साउंडिंग रॉकेट का मतलब क्या है, उन्होंने थोड़ी फोटो खींची होगी, थोड़ी वहां से नॉलेज गैदर की होगी, तो उसे साउंडिंग रॉकेट बोल देते हैं। इसरो ने स्टार्ट किया था ये भेजना 1965 में, ये सब ठीक है, चीजें ठीक है। ग्लोबली बात करें तो 1963 में ये US ने भी लॉन्च किया था अपना नाइकी अपाचे करके। फिर राइसेट सैटेलाइट 2 है, ठीक है, ये अनक्रोल्ड री एंट्री इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इसने ले ली है। रीसेट 2 था क्या, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है। वेट वगैरह की कोई बात करने की इंपॉर्टेंट नहीं है, 300 kg का था, ठीक है। लॉन्च किससे किया था, PSLV C-12 से लॉन्च किया था। पुराना हो चुका है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट इस पे न्यूज आने वाला है नहीं, ठीक है। अब राइसेट 2 में क्या था, एक सिंथेटिक अपर्चर रडार था, दैट कैन टेक पिक्चर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट इमेजिंग के लिए था, ये अंडर क्लाउडी कंडीशंस भी ये ले लेता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसके अंदर। फिर आदित्य L1 मिशन, पता है जो हमारा सोलर मिशन है ना, L1 का मतलब क्या है, लॉन्ग रेंज 1 पॉइंट पे होगा। जो पढ़े थे ना कि 5 पॉइंट है लैंग्रेंज इनके, तो लैंग्रेंजियन पॉइंट 1 पे होगा। अब तक कौन कौन से हो चुके हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर था, उसका नाम तो, नासा का था, उसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब करके। फिर एक है स्पिन, स्पिन इनिशिएटिव किसका है, तो इसरो का ही है। इसरो ने साइन की है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, सोशल अल्फा टू लॉन्च स्पिन। अब स्पिन करेगा क्या, ये फर्स्ट डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन, क्यूरेशन, वेंचर डेवलपमेंट, स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए बेसिकली। ठीक है, कोई ये लॉन्च व्हीकल नहीं है, सिंपल इनोवेशन को फोस्टर वगैरह करने के लिए। फिर ठीक है, सोलर एक्लिप्स बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये पेनम्बरा अम्बरा थोड़ा देख लीजिए। अम्बरा रीजन कौन सा होता है, जो उसका शेडो वाला रीजन होता है, जहाँ पे बिल्कुल इंटेंस शेडो होता है। ठीक है, और जो उसके दूसरा बाहर का रीजन होता है, ये देखिए, ये तो इंटेंस वाला हो गया, ये सारा हो गया अम्बरा रीजन। इसके बाहर वाला ये वाला जितना भी है जो लाइट ग्रे है, ये है हमारा पेनम्बरा। ठीक है, इतने बस।
ठीक है, वो फिर कौन सा ये सोलर इक्लिप्स कब लगता है वो सब चीजें आपको पता होंगी ना, जब मून बीच में आता है सन के, फिर वो एनुलर टोटल, ये सब इंग्लिश पढ़ने वाली चीज है, पढ़ेंगे समझ आ जाएगा, है ना। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा, मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ नॉट लोग, ठीक है हाँ। अब वही बात है कि अगर तो मून बहुत दूर होगा अर्थ से, तब तो सोलर इक्लिप्स नहीं लगेगा। तो जब सोलर इक्लिप्स लगने के लिए कंडीशन है कि मून को अर्थ के थोड़ा पास होना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा कंडीशन है कि अगर तो इफ मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, तो वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा सन को। अब देखिए खुद भी एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर आप देखिए, अगर आप सन की तरफ देखते हैं, अगर आप बिल्कुल अपना हाथ रखेंगे, बिल्कुल मान लीजिए अपने सिर आंखों के पास रखेंगे, तो आप सन की रेज को ब्लॉक कर लेंगे अपनी आंख में पड़ने के ना। लेकिन यही मैं बोलूं कि मैंने 100 मंजिल ऊपर एक हाथ रखा है, मतलब मैं एक 100 स्टोरी बिल्डिंग में खड़ा हूं, मैंने वहां पे हाथ रख दिया, तो क्या फिर मैं सोलर की रेज को ब्लॉक कर पाऊंगा आपके मुंह पे डलने से? नहीं ना, क्योंकि मेरा हाथ बहुत दूर था आपके आपसे। लेकिन यही अगर मैं आपकी आंखों के बिल्कुल पास रखूंगा छोटा सा हाथ भी, तो वो इतने बड़े सन की रेज को ब्लॉक कर देगा। तो वही है, अगर मून बिल्कुल अर्थ के पास होगा तो वो उसको ब्लॉक करेगा, एक्लिप्स लग पाएगा। लेकिन अगर मून खुद ही बहुत दूर है, छोटा सा तो वो खुद ही ऑलरेडी, तो वो क्या ही ब्लॉक करेगा सन की रेस को ना, तो निकल ही आएंगे सन की रेस तो तब एक्लिप्स नहीं लगता। ठीक है। फिर वो एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं ना पेनम्बरा अम्बरा। पेनम्बरा होता है जब बिल्कुल, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी अर्थ है, तो बिल्कुल मून उसके पास वाले ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो वो तो हो जाएगा पेनम्बरा। तो दूर वाला, सॉरी पेनम्बरा नहीं, क्या बोलते हैं, पेनम्बरा ही बोलते हैं उसको, नहीं मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया ना। पेरीहिलियन, पेरीहिलियन एपीलियन जो होता हाँ। है, हाँ पेरीहिलियन वाला है ना, पेरीहिलियन वाला, वो अम्बरा पेनम्बरा नहीं, सॉरी वो पेरी और उससे मिस कर गए। तो जो तो पेरी वाली टर्मिनोलॉजी है ना, ये है जब बिल्कुल पास है, जब अर्थ के पास वाली लोकेशन में है मून। ठीक है, यही अगर हम सन के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, सन और अर्थ, तो उसे पेरीहिलियन बोल देते हैं। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, हम किसी के पैर छूते हैं ना, तो हमें उसके बहुत पास होना पड़ता है तभी पैर छू पाते हैं ना, तो वही पैरी पोना बोलते हैं ना। तो पेरीहिलियन मतलब जब बिल्कुल पास है उनके। वही ठीक है, और उसके पी से पास और एपीएलएन से अवे, दूर सॉरी वाला एपी, एपी हाँ से अवे। दूर वाला एपी, पास वाला पैरी, तो पैरी बोना पास जाके करना पड़ेगा, तो पैरी मतलब पास होना पड़ता है। ठीक है, तो वही उसको पैरी जी, हाँ पैरी जी वर्ड है, जो अर्थ और इसके कंटेक्स्ट में होता है ना, अर्थ और मून के कंटेक्स्ट में होता है, उसे पैरी जी और रेपोजी बोलते हैं। मैं ये भूल गया था। सन के कंटेक्स्ट में तो पेरीहिलियन एपीहिलियन होता है, लेकिन अर्थ और मून के कंटेक्स्ट में होता है पेरीजी एपोजी। ठीक है, तो मून को पेरीजी में होना पड़ेगा, मतलब पास होना पड़ेगा अर्थ के, तभी वो ये एक्लिप्स वगैरह लगता है। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, बताने वाली बात नहीं है। ब्लड मून वही लाल सा मून दिखता है भाई, कभी कभी कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन वगैरह होती होगी ना, तो वो सब चीजें। अब ब्लडी मून होगा कब, जब टोटल लूनर एक्लिप्स लगेगा। ठीक है, एक्लिप्स पे इतना यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो मुझे लगता है। फिर ठीक है, जियो मैग्नेटिक मतलब पढ़ भी लेंगे तो भी समझ आ जाएगा, इसमें कोई पढ़ाने वाली बात है नहीं। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है भाई, ये जो यूएसए की एक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक मिशन, इन्होंने इशू कर दिए कि 2 जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म इन्होंने ढूंढे हैं। ठीक है, अब जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है, डिस्टर्बेंस है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में। जब भी देखिए, जो सन है, सन जब भी अपनी, जो सन का एक होता है ना आउटर वाला कोरोना बोलते हैं, जो सन की बिल्कुल आउटर लेयर है जो हमें दिखती है ना, वो कोरोना वाले दिखता होता है हमें। जो बेसिकली हम बोलते हैं ना, जो आउटर रिंग दिखती है हमें सोलर एक्लिप्स के टाइम, तो वो कोरोना रिंग ही होती है, कोरोना रिंग, जिसमें इंटेंसिटी बहुत हाई रहती है टेम्परेचर की, उसमें रेडिएशन बहुत निकल आते हैं। तभी बोलते हैं कि सन को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पार्ट उस समय बहुत ब्राइट दिख रहा होता है हमें, क्योंकि सिर्फ वही पार्ट दिख रहा होता है हमें उस समय सन का, और वो बहुत हार्मफुल होता है हमारी आइस के लिए या हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी। ठीक है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि उस समय सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए जब ये टोटल एक्लिप्स लग रहा होता है। तो वही है, इसको कोरोना बोलते हैं, और इससे जो फिर रेज निकलती है ना, तो उसे हम कोरोनल, ये जो भी बोलते हैं मास इजेक्शन बोलते हैं। तभी उसका नाम भी कोरोना वायरस पड़ा था ना, क्योंकि उसमें भी ऐसा छोटा सा वायरस था, उसके कुछ ऐसे टेंटिकल्स निकले रहते थे, तो उसका भी नाम तभी कोरोना पड़ा था, कोरोना, है क्राउन ना। था उसका कुछ। हाँ जी। वो कोरोना वायरस है ना, क्राउन वाला शेप था, तो उसके हाँ उससे मतलब नाम वो पड़ा। क्राउन वाला शेप इसी को बोलते हैं, इसको क्राउन बोल दिया, इसको ऐसे कर दूंगा मैं क्राउन बन जाएगा इसका, वो हाँ तो हाँ रिप्रेजेंटेशन की हाँ बात हाँ। है। लेकिन चीज यही है, जब इससे मास इजेक्शन होता है ना, तो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक जो रेज है उसे टकराता है। उस कारण क्या होता है, तो थोड़ी उसमें डिस्टर्बेंस होती है हमारी मैग्नेटिक उसके जो मैग्नेटिक वेव्स अर्थ की। तो उसी को बोलिए जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, के वहां पे वही थोड़ी तूफान वूफान चीज आ गई कुछ, है ना, ऐसे करके। फिर ये कोरोनल होल्स है, वही जो कोरोना है। एक मिनट रुकेगा ना जरा, एक मिनट, एक मिनट, मैं इसको म्यूट कर दूं, डिस्टर्बेंस आ रहा है एक मिनट। ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है? तो बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा था मेरी तरफ से।
ठीक है, तो कोरोनल होल्स क्या है? ठीक है, नासा की जो डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, उन्होंने फिनोमिना कोरोनल होल का इन्होंने कुछ वो ढूंढा होगा। कोरोनल होल होते क्या है? दे आर द रीजन्स ऑन सन सरफेस फ्रॉम वेयर फास्ट सोलर विंड गशेस आउट इनटू स्पेस। तो जहां से बेसिकली कोरोनल मास इजेक्शन होता है हमारा, व्हेन इट कम्स, ठीक है, अर्थमैग्नेटिक सम ऑफ देम गेट्स ट्रैप्ड। हाँ ठीक है, वही जो फिनोमिना होता है ना, जिसे हम अरोरा बोरेलिस बोलते हैं या जो नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, वो तभी बनता है जब सोलर की जो फ्लेयर्स है हमारी मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है। वहां पे वो कलरफुल लाइट्स कुछ निकलती हैं, ग्रीन रेड कलर की, है ना। ऊपर ग्रीन निकलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में रेड दिखती है, वही अरोरा बोरेलिस और वो ऑस्ट्रेलिस होता है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस वगैरह सब चीजें होती है। ठीक है, फिर ये सन स्पॉट्स होते हैं। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो सन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए सन है, इसके बीच में एक थोड़ा सा ना स्पॉट्स काले काले दिखते हैं स्पॉट्स। अब ये काले काले क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनके बाहर, इसका जो अराउंड वाला रीजन है ना, ये अराउंड वाला रीजन है, यहाँ से बहुत लाइट निकल रही होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसके अराउंड से लाइट बहुत ज्यादा निकल रही है, इजेक्ट हो रही है, तो बीच वाला पार्ट ना रिलेटिवली में ब्लैक दिखने लग जाता है, क्योंकि इसके आउटर जगह से बहुत तेज लाइट निकल रही है, जिसे फिर हम सन स्पॉट बोल देते हैं। ठीक है, तो यही बस इसका मेन है। सनस्पॉट होता है कि इसके जो इसका आउटसाइड रीजन है, वहां से बहुत लाइट निकल रही होती है, फ्लेयर निकल रही होती है, जिसके कारण रिलेटिवली में बीच वाला पार्ट ब्लैक दिखता है, सोलर स्पॉट बोलते हैं। और यहाँ पे लेकिन ना मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होती है सोलर स्पॉट्स में, जो ये सन स्पॉट्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सन स्पॉट्स अपीयर डार्क ऑन द सरफेस, दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन द अदर पार्ट ऑफ सन सरफेस। वही जो उसका आउट वाला सरफेस है वो थोड़ा गर्म है जहां से निकल रहे हैं, ये थोड़े रिलेटिवली कूलर रहते हैं। ठीक है, लिख दिए कूलर देन सराउंडिंग, दे समवेयर रिस्ट्रिक्ट हीट विद इन द सन फ्रॉम रीचिंग द सरफेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लेकिन स्ट्रॉन्ग रहती है, याद कर लीजिए, सन स्पॉट में मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फास्ट रेडियो बर्स्ट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर ने कुछ ये फास्ट रेडियो बर्स्ट को डिटेक्ट किया होगा। बेसिकली है क्या, रेडियो वेव्स है। ठीक है, जिनका ड्यूरेशन बहुत कम रहता है, इनको हमने डिटेक्ट किया होगा करते करते। ठीक है, रेडियो वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, डिटेक्ट किया होगा वो सब चीजें। फिर है गामा रे बर्स्ट, दो गामा रेज आके टकराई होंगी, उनके बर्स्ट से कुछ डिटेक्ट हुआ होगा, तो वो चीज है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिटेक्शन हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें इतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यार। जीआरबीज होते क्या, फ्लैश होते हैं, हाई एनर्जी के रेडिएशन राइजिंग फ्रॉम एनर्जेटिक कॉस्मिक एक्सप्लोजन, जब भी वो कुछ होते होंगे वो सब चीजें। फिर नेक्स्ट है बैटल गूज, कुछ था, ये रेड जाइंट था जो मर चुके हैं, अडाइंग स्टार। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। फिर ये लाइफ साइकिल दे रखा है, पढ़ते होंगे, एवरेज स्टार, रेड जाइंट, फिर वो फट जाएगा, प्लेनेटरी प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा। फिर उससे हो सकता है कि नए स्टार का निर्माण भी हो जाए, जिसे हम व्हाइट डवार्फ बोल देते हैं। ठीक है, और अगर तो फिर वो बहुत मैसिव स्टार होगा, फिर वो रेड सुपर जायंट बनेगा। फिर अगर सुपरनोवा हो गया तब वो ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, मतलब देख लीजिए, अगर तो उसका साइज बहुत छोटा था, एवरेज स्टार था, तो वो ज्यादा से ज्यादा जब एक्सपैंड हो रहा होगा, रेड जायंट बन जाएगा, फिर रेड जायंट के बाद फट जाएगा और एक व्हाइट डवार्फ को जन्म दे देगा। ये है अगर एक एवरेज स्टार की लाइफ साइकिल की बात करें। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ही एक बड़ा स्टार था, तो जब वो एक्सपैंड हो रहा होगा, पहले बनेगा रेड सुपर जायंट, फिर जब उसका फटेगा तो उसे बोलेंगे सुपरनोवा। और अगर तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हुई तो वो ब्लैक होल बन जाएगा, अगर थोड़ी सी कम हुई तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर वही ना, ये स्टेलर नेबुला जो हमने उसकी बात की थी, प्लेनेटरी नेबुला बना, तो इससे फिर एक नया स्टार शुरू हो जाएगा, नया स्टार का साइकिल शुरू हो जाएगा। तो फिर ये पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है स्टार का। ठीक है, तो ये थोड़ा था। ठीक है, देख लिया व्हाइट डवार्फ ने, देख लिया वो छोटे स्टार होते हैं। ठीक है, तो वही है। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉस्मिक डस्ट। ठीक है, व्हाइट डवार्फ होते हैं स्टार्स दैट हैव बर्नड अप ऑल देयर हाइड्रोजन वंस दे, मतलब इनका न्यूक्लियर फ्यूल है ना, ये सारा न्यूक्लियर फ्यूल अपना फूक चुके होते हैं, अपना जो हाइड्रोजन का इनके अंदर फ्यूल होता है वो सब फूक चुके होते हैं। तो डाई के बाद ये जो स्टार बचता है बिल्कुल एंड साइकिल में, उसे हम व्हाइट डवार्फ बोलते हैं। ठीक है, फिर ये सैटर्न के मिस्टीरियस रिंग टिल्ट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेनेट प्लांट्स इन मून सेल कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देख लीजिए कुछ ये था, इसको न्यूट्रिएंट कुछ, ये जो लूनर थोड़े रेगोलिथ लेके आए होंगे अर्थ पे, अपनी अर्थ पे, उस पर इन्होंने कुछ उगाया होगा ये कुछ के, इसका नाम है क्या, जो भी नाम है इसका, रेबिडोपिस थाइलेना। ठीक है, तो जो हमने एक रेगोलिथ, रेगोलिथ बेसिकली ज्योग्राफी का टर्म है ना, जो वहाँ के हम लिथोस्फीयर से लेके आते हैं ना, उसको बोलते हैं। ढीली ढीली मिट्टी होती है, वो सब चीजें। फिर ठीक है, स्पेस सब्जेक्ट देख लीजिए, एक्सोप्लैनेट पता है हमें क्या होते हैं, थोड़े एग्जांपल है उसके, देख लीजिए एग्जांपल के। फिर एक है, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, बर्ने बर्नैल डिनेली, जो भी इसका थोड़ा अजीब सा है, मुझे कभी बोला जाता नहीं है मुझे ना। ये है क्या, बेसिकली कॉमेट है। ठीक है, आज ये तो क्या कॉमेट है, लार्जेस्ट आईसी कॉमेट है जो अब तक हमने देखा है। ठीक है, कॉमेट होते क्या है, कॉमेट बेसिकली डस्ट और आइस का एक कोग्लोमरेशन होता है। ठीक है, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, वो सब चीजें। फिर नेक्स्ट है डार्क स्काई रिजर्व, ये हमने कहाँ पे किया, पढ़ा था है ना, जो हानले है लद्दाख का, चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने पढ़ा था, सोमरी सोकार के पास था। तो वहां पे हमने डार्क स्काई रिजर्व बनाया है। इसका मतलब क्या कि जो भी एस्ट्रोफिजिस्ट होंगे दुनिया भर के, इंडिया के, वो वहां पे आके, वहां पे बड़ा स्काई बड़ा क्लीन है, तो वहां से हम थोड़ा बेटर मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेटरी लगा के ना। तो ठीक है, फिर ये क्या, एक इंटरनेशनल डाइस डार्क स्काई एसोसिएशन है, जो यूएन का बॉडी नहीं है, इट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स का बॉडी है कोई। ठीक है,
यूएस का बॉडी यूएन का बॉडी नहीं है कि इंटरनेशनल देख के आप यूनाइटेड नेशन को भी बॉडी कर दे। ठीक है, ये डार्क का रिजर्व होते क्या है जहाँ पे मिनिमम आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस होता है। अब लद्दाख में कहाँ कोई शहर है, वो तो खुद ही कोल्ड डेजर्ट है ना, तो वहां पे बनाना अच्छा रहा। अदर कौन कौन से अदर कौन कौन से टेलीस्कोप है तो वो देख लीजिए, हिमालय का चंद्रन टेलीस्कोप है, ये सब चीजें, हगार, ये मेस ग्रोथ, ये सब चीजें हैं। फिर एक था संपूर्णन ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये लोकेटेड कहाँ पे, एरिस मनोरा पीक नैनीताल में है। इसने 50 साल पूरे कर दिए। ये एरिस है ना, इसको एरिस ने एस्टेब्लिश किया होगा कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंस का, ये सब चीजें हैं। इसका यूज क्या था, ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट्स, पॉपुलेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड, इन सबकी फोटो खींचता रहता होगा, ऑब्जर्वेटरी करता रहेगा। इसकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी, इसने नेपच्यून के रिंग डिस्कवर किए होंगे, ये जो फालतू फालतू की चीजें देख लीजिएगा ना, यूरेनस के एडिशनल रिंग देखे होंगे, सैटर्न के एडिशनल रिंग देखे। फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल लेट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये सारस 3 टेलीस्कोप करे कुछ है, ये हेल्प करेगा डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ अर्लीस्ट रेडियो ल्यूमिनस गैलेक्सी। इससे ज्यादा कुछ हमारे लिए मतलब का है नहीं, ठीक है। इसको कहाँ पे डिप्लॉय की है, तो ये लोकेशन देख लीजिए, डंडी गनहल्ली लेक कहाँ पे है, श्रावस्ती जो एक वहां पे रिवर है उसके कर्नाटका में बैक वाटर में। फिर एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इंडिया का पहला है, एशिया का लार्जेस्ट है, बस ये हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिक्विड ये काम क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा एस्ट्रॉइड को। टेलीस्कोप है तो काम यही करेगा ना, देखेगा, ये ऑब्जर्व भी करेगा नहीं, एस्ट्रॉइड को ऑब्जर्व करेगा, सुपरनोवा ऑब्जर्व करेगा, स्टेव डेब्रिस को ऑब्जर्व करेगा, ये सब चीजें हैं। बिल्ड किस किस ने मिलकर की, वो फैक्चुअल नॉलेज है, इंडिया, बेल्जियम, कनाडा, ये सब ने इनको मिलकर करा है। इसको लिक्विड मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रोटेटिंग